लेक्चर 3 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग बहुत सारी अमेजिंग चीजें आज देखने वाले हैं और बहुत सारे चीजों को पढ़ने वाले हैं इस सेशन के अंदर। जहां पे जैसे कि आप देख रहे थे अभी तक टाइप्स इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखना चालू किया था, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग उसके क्या क्या आखिर फीचर्स होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिए थे। और चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करूं आप लोगों के साथ तो हमारा चल रहा था एक बहुत ही बढ़िया वाला टॉपिक जिसका नाम क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके हम लोग पढ़ रहे थे ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम लोग रहे थे और ये वाला जो टॉपिक है अभी हम लोग उस चीज के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे, दैट इज एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। बराबर, कौन से चीज के रिगार्डिंग? एक्सेप्टर एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि एक्सेप्टर और एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्या होता है करके, और ये कौन से चीजों के रिगार्डिंग चर्चा करता है। आइए एकदम डिटेल में जानते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से एक एक चीज को समझते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक्सेप्टर सेक्शन नंबर 7 के अंदर डिफाइंड है। क्या कहता है? आफ्टर द ड्रॉई ऑफ द बिल हैज साइंड इज असेंट अपॉन द बिल और देयर टू द एनी मोर पार्ट्स देयर ऑफ ऑन वन और सच पार्ट द डिलीवर्ड द सेम एंड गिवन नोटिस ऑफ सच साइनिंग टू द होल्डर और सम पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज नोन एज एक्सेप्टर करके। दस एक्सेप्टर इज द ड्रॉई हु हैज साइंड द असेंट अपॉन द बिल एंड डिलीवर्ड इट टू द होल्डर। अब इतना सब कुछ घुमा फिरा के चुपचाप सीधा लिख देते थे। एक्सेप्टर मतलब वो व्यक्ति जो एक्सेप्ट करता है बिल को या जिसको पेमेंट करना है कल चल के फ्यूचर में जिस भी व्यक्ति को, उस चीज को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टर करके। मतलब सर आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? देखिए मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, समझना मित्रों ध्यान दीजिएगा, मैं अगर बात करूं आपके साथ, मेरा नाम आप तो जानते ही बेटा, मेरा नाम आईजी सर, और यहां पे मैंने क्या किया और यहां पे मैंने गुड्स बेचा हूं बेटा। किसको? यहां पे मैंने गुड्स बेचा हूं, मान लीजिए वेदांती को मैंने यहां पे गुड्स बेचा हूं। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि वेदांती के ऊपर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करूंगा। बराबर, वेदांती के ऊपर मैं बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करूंगा और मैं उसे ऑर्डर करूंगा पे करने के लिए, एक तो मुझे या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मैं एंडोर्स करने वाला हूं। तो वेदांती यहां पे क्या बन रही है? वेदांती यहां पे एक्सेप्टर बन रही है। सभी लोग बोलेंगे यहां पे क्या? वेदांती यहां पे क्या बनने वाली है? वेदांती यहां पे एक्सेप्टर बनने वाली है, क्योंकि उसने बिल को एक्सेप्ट किया है। कल चल के जो लाइबिलिटी आने वाली है पेमेंट की, वो किसकी होने वाली है? वेदांती की होने वाली है। तो ऐसे केस के अंदर वेदांती यहां पे कौन बनती है? बोलिए जल्दी से मुझे। वेदांती यहां पे बनती है सर एक्सेप्टर बनती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप बात को समझ गए? सभी के सभी लोग बताइए मुझे, क्या आप इस चर्चा को समझ रहे हैं? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? यस सर, आइएगा देखिएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं आपके साथ क्या चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, आफ्टर द ड्रॉई ऑफ द बिल हैज साइंड इज असेंट अपॉन द बिल। मतलब ड्रॉई का मतलब कौन सा होता है? जो व्यक्ति बेटा यहाँ पे ड्रॉई मतलब कोई भी व्यक्ति जब एसेंट दे रहा है, जो ड्रॉई है जो पे है वो एसेंट दे रहा है ना। इफ और मोर पार्ट्स मतलब अलग अलग पार्ट्स के ऊपर उसने साइन जो करना था वो सब हो गया है ना। सच द होल्डर और टू सम अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ इज नोन एज एक्सेप्टर करके। अब देखिए सुनिए, वो साइन करके जिस व्यक्ति को देता है बेटा उसे होल्डर बोला जाता है। मतलब जिस व्यक्ति को पेमेंट लेना है, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो होल्डर से रिलेटेड, और जो व्यक्ति साइन कर रहा है कि कल चल के मैं फ्यूचर में आपको दे दूंगा पेमेंट, तो उस व्यक्ति को एक्सेप्टर बोला जाता है। ऐसा यहां पे बोला गया है। देखिए यहां पे, एक्सेप्टर इज द ड्रॉई हु हैज साइंड इज असेंट अपॉन द बिल एंड डिलीवर्ड इट टू द होल्डर करके। और जिस व्यक्ति ने होल्डर को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है साइन करके, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। अब मैं आपके साथ बात करूंगा एक्सेप्टर फॉर ऑनर से रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 7 के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 की बात करते हैं कि क्या होता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर का मतलब, और एक्सेप्टर फॉर ऑनर होता कौन है, उन चीज के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए बेटा। देखो क्या होता है, मान लीजिए ए व्यक्ति है, ए ने बी के ऊपर क्या किया है? ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया और बी ने वो बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके वापस दे दिया। बराबर, तो बी यहां पे कौन बन गया? एक्सेप्टर बन गया। अब सी यहां पे क्या करता है बेटा? सी यहां पे पेमेंट करता है डी को, मतलब सी यहां पे एंडोर्स कर देता है उस बिल को डी को। डी ने इसे एंडोर्स किया है बेटा, पता है किसे? डी ने इसे एंडोर्स किया है, प्रीति को एंडोर्स किया। उसके बाद प्रीति ने इसे एंडोर्स किया किसे? जानवी को एंडोर्स किया। जानवी ने इसे एंडोर्स किया किसे? तिशा को एंडोर्स किया। तिशा ने इसको किसको एंडोर्स किया? ध्राति को एंडोर्स किया। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे ये बिल एंडोर्स 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 चले जा रहा है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है बेटा कि ये जो डी है ना, ऑन ड्यू डेट डी क्या करता है? डी जब जाता है बी के पास कि मुझे पैसे दो करके, बी मना कर देता है। बी बोलता है जा पैसे नहीं दूंगा करके। समझना बात को, ध्यान रखना। बी
बोलता है जा पैसे नहीं दूंगा करके, है ना। तो ऐसे केस के अंदर समझिए बात को, अब डी क्या करने वाला था, डी तिशा के ऊपर केस करता था, तिशा जानवी, जानवी प्रीति, और बस ये इनफाइनाइट लूप चलने वाला था। तो ऐसे केस के अंदर प्रीति सामने आती है और प्रीति क्या कहती है, एक मिनट रुको डी, इससे पहले कि तुम तिशा के ऊपर केस करो, ये पकड़ो तुम्हारे 1 लाख रुपए जो बिल के बनते हैं, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूं। ये जो बिल है ना, मैं इसे फॉर ऑनर एक्सेप्ट करती हूं। समझना बात को, यहां पे प्रीति ने क्या किया, फॉर ऑनर एक्सेप्ट किया। क्या बोल रहा हूं मैं, फॉर ऑनर उसने एक्सेप्ट किया, ताकि बाकी पार्टीज की लाज बच जाए करके वो वाले चीज के अंदर इसने एक्सेप्ट किया। क्या प्रीति ये पैसे डी से रिकवर कर सकती है? हाँ। क्या डी ए से कर सकता है? हाँ। क्या ए बी से कर सकता है? हाँ भाई हाँ। मतलब प्रीति, अगर मैं कहूं ना आपके साथ, तो देखिए सुनिए, एक बार प्रीति ने पैसे दे दिए तो ऐसे केस के अंदर प्रीति क्या कर सकती है, प्रायर पार्टीज से, फिर से कहूंगा मैं आपके साथ, प्रायर पार्टीज से वसूल सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। प्रायर पार्टीज को बोल सकती है लाओ लाओ पैसा लाओ, लाओ लाओ पैसा लाओ। ऐसा कौन बोल सकती है, प्रीति बोल सकती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझ गए? बोलो मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए, है ना? यस सर। चलिए आइए देखिएगा, एकदम बढ़िया तरीके से इस चीज को पढ़ेंगे, एक्सेप्टर फॉर ऑनर करके, ठीक है। व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब यहां पे बी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा बोले पेमेंट, जा जो करना है कर ले, एंड एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट्स इट फॉर ऑनर ऑफ ड्रॉवर और एनी एंडोर्सर, सच पर्सन इज नोन एज एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो ऐसे केस के अंदर मान लीजिए बेटा, यहां पे ड्रॉवर कौन था, ड्रॉवर हमारा ये था, क्या नाम है ड्रॉवर का, ये ड्रॉवर का नाम मान लीजिए, यहां पे ड्रॉवर का नाम क्या रखे, कबीर रख लेते हैं। तो कबीर के ऑनर के लिए प्रीति कहती है अरे कबीर की इज्जत बचाने के लिए मैं सामने नहीं आऊंगी तो कौन आएगा करके, है ना। और ऐसे केस में उसके ऑनर को बचाने के लिए, उसकी इज्जत बचाने के लिए प्रीति कहती है मैं फॉर ऑनर एक्सेप्ट करती हूं इस बिल को, चिंता की कोई बात नहीं। समझना बात को, चिंता की कोई बात नहीं करके ऐसा प्रीति सामने आ रही है, ठीक है। चलिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आइएगा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलते, आ जाओ। देखो 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 पढ़ेंगे। When the bill of exchange has been dishonored by the, ये हुआ है अपना एक्सेप्टर फॉर ऑनर करके। जो भी एक व्यक्ति जब सामने आता है बेटा, कौन से कि मैं बिल को मैं एक्सेप्ट करूंगा, चिंता मत करो, मैं पहले, तो ऐसे केस के अंदर उसे एक्सेप्टर फॉर ऑनर बोला जाता है। उसके बाद देखिए, द पेमेंट विच ही मेक्स इज नोन एज पेमेंट फॉर ऑनर करके। जो पेमेंट वो कर रहा है ना बेटा, समझना, जो पेमेंट वो कर रहा है उसे पेमेंट फॉर ऑनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे पेमेंट फॉर ऑनर बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज एन अंडरटेकिंग बाय अ third party to accept and pay a bill of exchange that was dishonored either by non-acceptance or by the non-payment करके by the party on whom it is drawn। सिंपल सी बात यह है बेटा कि जब बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग ड्रॉ किए थे ना शुरुआत में बी के ऊपर, तो उसके नॉन पेमेंट करने के कारण या उसके नॉन पेमेंट से ये वाली लाइबिलिटी आ रही है, ये वाली लाइबिलिटी अराइज हो रही है। समझ रहे बात को? इसको ऐसा भी बोला जाता है एक्सेप्टेंस सुप्रा प्रोटेस्ट करके भी इसे नाम दिया गया है। अब अगर मैं बात करूं आपके साथ, हाउ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड, कैसे एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर करना चाहिए। मतलब यहां पे प्रीति जब सामने आ रही है ना कि मैं पैसे दूंगी, तो ऐसे केस के अंदर कैसे एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर किया जा सकता है, उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, सुनना बात करो, अ पर्सन डिजायरिंग टू एक्सेप्ट फॉर ऑनर मस्ट, सबसे पहले क्या करना चाहिए, बाय राइटिंग ऑन द बिल अंडर हिज हैंड डिक्लेयर दैट ही एक्सेप्ट्स अंडर द प्रोटेस्टेड बिल ऑफ द ऑनर ऑफ द ड्रॉवर एंड ऑफ अ पर्टिकुलर एंडोर्सर हुम ही नेम्स जनरली फॉर द ऑनर करके। मतलब देखिए उसने क्या करना चाहिए बेटा, उसने, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, उसने राइटिंग में, फिर से कह रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, उसने राइटिंग में लिखना चाहिए कि किसके बिहाफ में, कौन से एंडोर्सर के बिहाफ में, कौन से व्यक्ति के बिहाफ में वो बिल को क्या कर रहा है, बिल को एक्सेप्ट कर रहा है करके उसने लिखना चाहिए वहां पे। समझना बात को, उसने लिखना चाहिए वहां पे, साइन करना चाहिए, वो व्यक्ति का भी नाम डालना है जिसके भी आप में वो एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि कल चल के, समझिए बात को, कल चल के अगर जिस व्यक्ति ने बोला कि अरे नहीं नहीं मैंने तो इसको बोला नहीं था, इसने आगे होशियारी मारा बीच में, तो ऐसे केस के अंदर अपन ठहरा सकते हैं ना, ऐसे कैसे बोल रहा है, देखो इसके भी आप में मैंने ऑनर किया था करके, इसके कहने पर मैंने ऑनर किया था करके, ऐसा जरूर बोला जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको चीजें समझेंगी अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है। मैं आपके साथ बात करूं आपके, ये देखिए निशांत सर, ठीक है, यहां पे कौन है हमारे, यहां पे हमारे अंशुल सर, यहां पे अब देखो निशांत सर ने अंशुल सर से बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करा के ले लिया। अब उसके बाद निशांत सर ने क्या किया, निशांत सर की अगर मैं बात करूं आपके साथ, निशांत सर ने
आईजी सर को क्या किया, ये वही कोड है जिसकी मदद से आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आईजी सर को एंडोर्स किया। अब आईजी सर ने यहाँ पे क्या किया, पीपी सर को एंडोर्स किया, पीपी सर ने यहाँ पे क्या किया, एमवी सर को एंडोर्स किया। और अगर मैं बात करूं आपके साथ तो एमवी सर ने क्या किया, एमवी सर ने अगर मैं बात करूं आपके साथ तो समझिए बात को, ध्यान दीजिए, स्वाति मैम को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, स्वाति मैम को एंडोर्स कर दिया। अब स्वाति मैम ड्यू डेट के ऊपर जाती है बेटा, बोलती है अंशुल सर को, अंशुल सर पैसा लाओ करके। अंशुल सर बोलते हैं नहीं दूंगा पैसे, जाओ जो करना है करो। मतलब अंशुल सर ने डिसऑनर कर दिया बेटा बिल को। स्वाति मैम बोली अब सबके ऊपर केस करूंगी, एमवी सर को भी लपेटे में, पीपी सर को भी लपेटे में, आईजी सर को भी लपेटे में, निशांत सर भी लपेटे में और अंशुल सर भी लपेटे में। अब समझिए बात को, ध्यान दीजिए। मैंने कहा अरे बाप रे ये तो गजब हो जाएगा, जबरदस्ती लेना ना देना, कोर्ट में जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं, समझिए बात को, ध्यान दीजिए, मैं कहता हूं रुक जाओ स्वाति मैम रुक जाओ, आप चिंता मत करो, आप भी लॉ पढ़ाते हो, मैं भी लॉ पढ़ाता हूं। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, मैं आपको फॉर ऑनर इस बिल को एक्सेप्ट कर देता हूं। ठीक है, निशांत सर के बिहाफ में फॉर ऑनर मैं इस बिल को एक्सेप्ट कर देता हूं, या मान लो एमवी सर के बिहाफ में फॉर ऑनर मैं इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो अब देखिए मैंने क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं। सुनिए बात को, फॉर ऑनर मैंने लिख दिया किसके ऑनर में, ताकि कल चल के कुछ भी गचकू हुआ ना बेटा, मैं सुनना बात को ध्यान रखना, मैं उस पर्सन से, मतलब अब देखो मैं अपने प्रायर पार्टीज के ऊपर केस कर सकता हूं, मतलब मैं निशांत सर से पैसा रिकवर कर सकता हूं, अंशुल सर से पैसा रिकवर कर सकता हूं। लेकिन देखो यार समझो बात को, ध्यान दो। अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कल चल के अंशुल सर बोले यार ये लोग मेरे पास बिल मांगने आए नहीं थे, मेरे पास तो क्या इतने गड्डी पड़ी हुई है कैश की, देखो कैश का पूरा कबड़ भरा हुआ है करके, एक आध लाख थोड़ा सा अब बकेट भर के पानी है और उसमें से थोड़े से छिड़के उड़ा दो तो पता थोड़ी चलता है। उसी प्रकार से एक गड्डी उठा के दे देता था, बिल ऑनर हो जाता था करके, आए नहीं हमारे पास, मैम झूठ कह रही है करके, मैम का झूठ कहना है करके, ऐसा यहाँ पे अंशुल सर बोल रहे। अब मैम कहती है अच्छा लॉ के फैकल्टी से पंगा, अच्छा। तो देखिए समझिए, जब मैम जाती है ना बेटा पैसे लेने के लिए और अंशुल सर मना करते हैं तो मैम क्या करती है, मैम जाती है सीधा गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, उनसे कहती है चंगू इधर आ तू, और वो चंगू को लेके जाती है बेटा कहां पे, और फिर अंशुल सर को कहती है सर बिल एक्सेप्ट करो। फिर अंशुल सर मना कर देते हैं तो चंगू क्या करेगा, चंगू उसको लिख के रखता है, हाँ अंशुल सर ने मना किया। इसे बोला जाता है प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल। क्या बोला जाता है, सभी लोग बोलेंगे, इसे बोला जाता है कि नोटिंग, मतलब कि हाँ इन्होंने नोट करके रखा कि हाँ डिसऑनर तो किया, समझे, चंगू भी बोल रहा है यूज कोड है जी सर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप समझ गए बात को, तो नोटिंग प्रोटेस्टिंग ऑफ बिल हो गया था कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने डिसऑनर किया है, ताकि कल चल के जब आईजी सर यहाँ पे पेमेंट मांगने जाएंगे ना, उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, पैसा उन्हें मिल जाना चाहिए। समझ रहे बात को, पैसा उन्हें मिल जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझ गए, बोलो ना मुझे हाँ सर समझ गए करके, है ना। आ जाइए देखिए, चलो आओ ध्यान दो। The person desiring to accept for honor must, by writing on the bill on his hand, declare that he accepts under the protest the protested bill for honor of the drawer or for a particular endorser whom he generally, मतलब यहाँ पे जो भी ड्रॉवर होगा ना, हो सकता है निशांत सर के बिहाफ में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब जिसके भी ऑनर में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना बिल, उसको लिखना होगा। सर मुझे एक बात बताइए, आपके इनफाइनाइट लूप के अंदर अचानक से अक्की भैया एंट्री लेते हैं और अक्की भैया बोलते हैं मैं फॉर ऑनर एक्सेप्ट करता हूँ ये बिल ऑफ एक्सचेंज को आईजी सर के बिहाफ में करके, तो चलता है क्या, बिल्कुल चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही, तो देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को तो केवल पैसा चाहिए, ऐसा स्वाति मैम बोल रहे हैं, अपने को क्या है, अपने को तो केवल पैसा चाहिए करके, है ना। तो ऐसे केस के अंदर अब वो अक्की भैया दे, पीपी सर दे, एमवी सर दे, उसके बाद कोई भी देवे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का आप ध्यान रखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आइए ध्यान दीजिएगा, चलो आओ चलो, वो पेंसिल गिर जाती थी बेटा, है ना, धक धक ऊपर, पहले ही तो इधर खाली खाली सा लगे, है ना। आइए मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए नेक्स्ट वाली चीज चलो नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। कम ऑन एवरीवन, आइएगा देखिए हाउ क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सुनो ना, ध्यान दो, सुनो 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 सुनो। हाँ अरे वो पेंसिल गिर रही थी यार, तो मैं एकदम ये हो गया था, अब वो गिरी ना एक बार तो बस खत्म, है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पे फिर से दोबारा मौका नहीं मिलता, एक बार में ऊपर, हाँ ये वाली चीज है यहाँ पे। चलो चले आगे, बोलो मुझे क्या मैं आगे बढ़ूं। यस सर, आइएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए वेदांती कह रही है 3 ml का सर। देखो यार मुझे तो पता नहीं वेदांती, लेकिन आप काफी एक्सपीरियंस लग रहे हो कि आपको पता है कि क्या होता है और कैसे होता है करके, तो मुझे तो ज्यादा एक्सपीरियंस आप लग रहे हो यहाँ पे। नेवर मिस विथ योर बॉस, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो आओ
ओके कम ऑन एवरीवन, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। देखिए, हाउ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड करके, ठीक है। आओ आओ दोस्तों, आओ नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे। देखिए, अ पर्सन डिजायरिंग टू एक्सेप्ट फॉर द ऑनर मस्ट बाय राइटिंग ऑन द बिल अंडर द हैंड डिक्लेयर दैट ही एक्सेप्ट्स अंडर द प्रोटेस्ट द प्रोटेस्टेड बिल फॉर द ऑनर ऑफ ड्रॉवर और ऑफ द पर्टिकुलर एंडोर्सर हुम ही नेम्स या जनरली फॉर द ऑनर करके, मतलब वो किसी के भी आप में एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और उसके अंदर उन्होंने चीजों को डालना है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने चीजों को डालना है। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए आइए, क्या मैं आगे बढ़ूं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर? हाँ चलिए आइए सर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर। आ जाओ। हाँ सुनिए, अब मैं आपके साथ बात करूंगा असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर से रिगार्डिंग। मतलब क्या कि यहाँ पे अगर अक्की भैया और या यहाँ पे आईजी सर जब एक्सेप्ट करना चाहते हैं फॉर ऑनर किस चीज को, बिल ऑफ एक्सचेंज को, तो कौन से असेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, कौन सी चीजें जरूरी है वैलिड एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर के लिए, ठीक है। तो जब मैं फॉर ऑनर एक्सेप्ट कर रहा हूं किसी बिल को किसी और के बिहाफ में, मुझे देखो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर का सिंपल सा मतलब होता है कि जब इंसान के अंदर मस्ती होना तब वो कहता है कि मैं फॉर ऑनर एक्सेप्ट करूंगा करके, समझ रहे बात को, है ना, फॉर ऑनर एक्सेप्ट, बाकी और कोई नहीं। बाकी सही मायने में तो इसका कोई वो तो यही बात होगी बेटा, समझिए बात को कि दोस्त बाहर खाने जा रहा था, भैया आपको भूख नहीं थी लेकिन आप साथ में चल लेते हो, चलो यार मैं चल लूंगा करके वहां पे खाने के लिए, और पैसे आप ही को देने पड़ रहे, बताओ मेरे को, है ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इसे बोला जाता है मतलब ये होता है एक्सेप्टर फॉर ऑनर करके, बाकी और कुछ नहीं। आइए देखिए, सबसे पहले चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर अभी प्लस होता ना तो मैं कुछ एक आधा वर्ड यूज करता, लेकिन मैं अब बात ऐसी है थोड़ा, चलिए आइए, क्या है पारिवारिक शो हो जाता है ना तो दिक्कत आ जाती है। आइए, नेशनल टेलीविजन जब आती है ना तो वो दिक्कत, और वही क्लोज एनवायरमेंट ऐप के ऊपर कैसा माहौल करो। आइए, अब मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सुनो ध्यान दीजिए। द होल्डर मस्ट कंसेंट टू एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर करके, द होल्डर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू द एसेंट ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, मस्ट कंसेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर। जो होल्डर है ना बेटा, होल्डर का मतलब कौन होता है, जो भी होल्डर ऑफ द बिल है ना उसने कंसेंट देना चाहिए एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर के लिए। मतलब स्वाति मैम होल्डर थी यहाँ पे बिल की, मतलब तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हम लोग कहेंगे स्वाति मैम ने एक्सेप्टेंस देना है। मैं होल्डर को कंपेल नहीं कर सकता एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर लो, ऐसा नहीं। अगर स्वाति मैम की इच्छा होंगी तो वो हां कर देंगे एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, ठीक है, दे दीजिए एक्सेप्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा चाहिए अपने को। लेकिन अगर स्वाति मैम को लगे ऐसे कैसे एक काम करती हूं, पैसे ही वसूलना है ना, 2 दिन खाना नहीं दूंगी, ऑटोमेटिक पैसे की गड्ढे निकल जाएंगी। अब स्वाति मैम को तौर तरीके पता है, उसके लिए वो नहीं चाहते कि मतलब ऑनर करे वो मेरे, मतलब जो भी मैं एक्सेप्टेंस देना चाहता हूं ऐसे चीज के अंदर, तो फिर बात अलग है ना। मैं किसी को कंपेल नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं कंपेल नहीं कर सकता, पहले ही कह रहा हूं मैं आपके साथ। दूसरी वाली चीज देखिएगा, द बिल मस्ट हैव बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड। मैंने आपको बोला ना, जब स्वाति मैम जाती है अंशुल सर के पास कि बिल दो बिल को ऑनर करो, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर बिल को डिसऑनर होते समय नोट करना जरूरी है बेटा। वो नोट गवर्नमेंट ऑफिसर जब तक उसे नोट नहीं करेंगे ना, प्रूफ की तरह एक्ट नहीं होगा। कल चल के अंशुल सर बोल देंगे उसमें क्या है करके, ये 1 लाख रुपए, क्या तुम 10 लाख रुपए लाओ मैं अभी ऑनर करूं करके, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर उसको नोट करना या प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है बिल को, तब जाके आप ऑनर के लिए बात कर सकते हो, मतलब तब जाके मैं भी ऑनर करूंगा। जब वो, अरे यार सीधी सी बात है ना, मैं भी तो यही बोलूंगा ना, क्या प्रूफ है कि अंशुल सर ने यहाँ पे रिजेक्ट किया या डिसऑनर किया बिल को, अंशुल सर कर ही नहीं सकते करके, मैं ऐसा फिर स्वाति मैम देखो प्रूफ करके, तो ऐसे केस के अंदर मैं फिर दे देंगे पैसा, समझ रहे बात को, तो प्रूफ मांगता है बेटा। तीसरी वाली चीज ध्यान दिखिएगा, क्या हाँ यहाँ पे ध्यान दो, है ना, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे किसी और व्यक्ति की नहीं, एक ही व्यक्ति की है बेटा, है ना, सबसे बड़ी गलती एक ही व्यक्ति की है, बाकी और कुछ नहीं। आओ चलो अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तीसरी वाली चीज के रिगार्डिंग चर्चा करूंगा। तीसरी वाली चीज कौन सी, आइएगा ध्यान दीजिएगा, सुनिए बात को। थर्ड वाली चीज के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, कौन सा, सुनिए बात को, ध्यान दो। द एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, क्या बोला, सुनो बात को। द एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कैन बी मेड बाय द पर्सन हु इज नॉट ऑलरेडी लायबल ऑन द बिल करके, हु इज नॉट ऑलरेडी लायबल ऑन द बिल, है ना, कैन बी मेड बाय द पर्सन, मतलब यहाँ पे अक्की भैया
अक्की भैया वॉज नॉट लायबल, फिर भी क्या वो एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर सकते हैं क्या? यस कर सकते हैं। ड्रॉई ऑफ द बिल व्हेन ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल बिकम्स अ स्ट्रेंजर करके, जब ड्रॉई होता है ना जो बिल का, व्हेन ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द बिल, वो मना कर देता है एक्सेप्टेंस करने से, तो ऐसे चीज के अंदर ये आ जाती है ही मे देयरफॉर एक्सेप्ट द बिल ऑफ ऑनर ऑफ एनी पार्टी देयर टू। मतलब ऐसे केस के अंदर समझिए बात को, बात ऐसा होता है कि मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ खाने गए, आपने वहां पे आपके किसी और थर्ड पार्टी दोस्त आपको मिल जाता है और वो थर्ड पार्टी दोस्त को पेमेंट करने लगा रहे हो आप, यही वाली बात हो गई है। तो ये वाले पॉइंट से तो ऐसा ही लग रहा है ना अपने को, मतलब यहां पे क्या एक्सेप्टेंस को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, समझना बात को, ये ऑनर वाले चीज को अगर ड्रॉई ने एक बार रिफ्यूज कर दिया तो गए काम से बेटा, तो गए काम से, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ चलिए आओ, अब मैं नेक्स्ट अगर चीज के रिगार्डिंग बात करूं आपके साथ, चलिए आइएगा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट वाली चीज के रिगार्डिंग, सुनो क्या कह रहा हूं मैं आपके साथ। इट मस्ट बी मेड बाय राइटिंग ऑन द बिल करके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, और ये जो राइटिंग होनी चाहिए बिल के ऊपर, सुनिएगा बात को ध्यान दीजिएगा। इट मस्ट बी मेड बाय द राइटिंग ऑन द बिल। अब व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग ऑन द बिल? अब राइटिंग ऑन द बिल का मतलब ये हो जाता है बेटा कि यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है कि आपने बिल के ऊपर जो डिसऑनर किया है, एक तो देखो डिसऑनर वाला तो नोटिंग प्रोटेस्टिंग हो ही रहा है थर्ड पार्टी के पास, और दूसरा अगर मैं बात करूं ना आप लोगों के साथ, तो दूसरा क्या बोल रहा है ये, दूसरा इन लोगों का कहना है कि जब आप ऑनर के लिए एक्सेप्ट कर रहे हो, वो बिल के ऊपर लिखवा के लीजिए कि इनके ऑनर में मैं बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं, इनके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं करके आपने उसको लिखवा के लेना चाहिए, समझ रहे बात को, आपने उसको लिखवा के लेना चाहिए। उसके बाद होल अमाउंट, इट मस्ट बी मेड फॉर द होल अमाउंट करके, ऐसा नहीं 1 लाख का बिल है तो 50,000 रुपए दे देता हूं करके, या मैं 50,000 का ऑफर कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 लाख मतलब 1 लाख। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड फॉर द ऑनर बाय एनी पार्टी ऑलरेडी लायबल ऑन द बिल करके, मतलब यहां पे सीधी सी बात है, अगर कोई ऑलरेडी पार्टी लायबल है तो वो भी कर सकती है पूरे इस लूप के अंदर, या कोई थर्ड व्यक्ति, यहां वाले पॉइंट में लिख दिया था थर्ड व्यक्ति भी कर सकता है करके। उसके बाद देखिए एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड बिफोर द बिल इज ओवर ड्यू। अब व्हाट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मस्ट बिल इज ओवरड्यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो बिल ओवरड्यू होने वाला है ना, देखिए एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर मस्ट बी मेड बिफोर द बिल इज ओवरड्यू करके, तो बिल जब हमारा ओवरड्यू होने वाला है, पेबल होने वाला है, एक बार डिसऑनर हुआ तो बात ही खत्म, तब तो करना ही करना है, लेकिन उससे पहले वो कर सकता है क्या, उससे पहले भी कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्ट्रेंजर पेइंग द ऑनर, अक्की भैया की बात हो रही है यहाँ पे, मस्ट बिफोर द पेमेंट डिक्लेयर बिफोर द नोटरी पब्लिक ऑफ द पार्टी हुज ऑनर ही पेज एंड नोटरी पब्लिक मस्ट हैव रिकॉर्डेड द डिक्लेरेशन करके। मतलब देखो बिल के ऊपर तो आपने लिखा ही लिखा, उसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, बिल के ऊपर भी लिखा और नोटरी पब्लिक के सामने, नोटरी पब्लिक के सामने भी आपने क्या बोला कि देखो करके इनके बिहाफ में हम होल्ड कर रहे हैं बिल को। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? मतलब सिंपल सी बात ये बोली जा रही है यहाँ पे, सिंपल सी बात ये है कि ये जो बिल से रिगार्डिंग है ना, बिल से रिगार्डिंग जितना भी पेमेंट है ना, ये बिल से रिगार्डिंग चीजें आपने बिल के ऊपर तो लिखना ही चाहिए, बिल के ऊपर तो लिखना ही चाहिए। उसके अलावा नोटरी पब्लिक के सामने भी आप कर सकते हो। क्या आप इसे बिफोर मैच्योरिटी कर सकते हो? हाँ। क्या आप इसे ऑन मैच्योरिटी कर सकते हो? हाँ। क्या आप थर्ड पर्सन कर सकता है? हाँ। क्या पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? हाँ। क्या स्ट्रेंजर कर सकता है? हाँ भाई हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप थर्ड व्यक्ति के सामने भी कर सकते हो, अगर कोई थर्ड पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। और आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट, लेकिन बिल की प्रोटेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल की अरे यार सीधी सी बात है ना, बिल नोट या प्रोटेस्ट कब होगा, जब वो डिसऑनर होगा। जब तक वो डिसऑनर नहीं होगा तब तक वो उसको नोट या प्रोटेस्ट क्यों करवाएगा, बोले पैसा नहीं दे रहा। अरे वो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा ड्यू डेट तो होने दे तब जाके पैसा दूं ना, अदरवाइज पैसे कैसे दे सकता हूं। तो ये वाली चीज इस यहाँ पे अंदर आ जाती है। ठीक है, बोलिए मुझे फटाफट एक बार पढ़ लीजिए, जितने भी चीजें पढ़ी एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, दैट इज राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एक्सेप्टर फॉर ऑनर से रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, हाँ चलो जल्दी लेकिन चलिए हो गया। ओके कम ऑन एवरीवन। देखिए
राइट्स एंड लाइबिलिटी फॉर एक्सेप्टर ऑफ ऑनर करके, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि आईजी सर की क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज होने वाली है जिन्होंने ऑनर में एक्सेप्ट किया है बिल को, उस चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहला एक्सेप्टर फॉर ऑनर जो होता है ना बेटा, ये बाइंड कर जाता है कौन से चीज को, सबसे बाइंड्स हिमसेल्फ टू ऑल द सब्सिक्वेंट पार्टीज टू पे द अमाउंट ऑफ बिल इफ द ड्रॉई डजंट पे करके। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे देखो पहले से अगर डिसाइड हो रखा है आपका एक्सेप्टर फॉर ऑनर से रिगार्डिंग चीज है, ये कौन सी कंडीशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है मैं आपको बता दूं। देखिए सुनिए, बात को ध्यान देना, देखो सुनना 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 सुनना। यह कौन है? अंशुल सर है। यह कौन है? निशांत सर है। यह कौन है? आईजी सर है। यह कौन है? पीपी सर है। यह कौन है? एमवी सर है। यह कौन है? स्वाति मैम है। ठीक है, मैं पहले से बोल के रखा हूं कि मैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर रहने वाला हूं। ये वाले केस में मैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर रहने वाला हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये केस में ड्रॉई ये है बेटा, और यहाँ पे होल्डर ऑफ बिल है। होल्डर ऑफ बिल जाते फेल हो जाते हैं बेटा कौन से चीज के अंदर, यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति मना कर देता है, नोट करो, प्रोटेस्ट करो, ऐसे केस के अंदर क्या मैं लायबल रहूंगा? हाँ, मैं लायबल रहने वाला हूं। बस वही चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, लाइबिलिटी से रिगार्डिंग। मतलब क्या, जहां पे एक्सेप्ट, और अगर आपने पहले से एक्सेप्ट करके रखा है फॉर ऑनर, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा आप लोगों के साथ कि मेरे बाद के जितने भी सब्सिक्वेंट पार्टीज है ना, उनके टुवर्ड्स मैं लायबल हूं। मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है, इनका कहना है कि अगर स्वाति मैम इसे मान लीजिए दीपिका मैम को भी भेज देते हैं ना, या दीपिका मैम को एंडोर्स करते हैं, तो दीपिका मैम के लिए भी मैं लायबल रहूंगा। मान लीजिए दीपिका मैम इसे वीबी सर को दे देते हैं, तो ऐसे चीज के लिए मैं वीबी सर के टुवर्ड्स भी लायबल रहूंगा। समझ रहे आप बात को? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सब्सीक्वेंट एक्ट्स के लिए लायबल रहने वाला है कौन? होल्डर इन ड्यू कोर्स लायबल रहने वाला है। ऐसे चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है। मतलब जितने भी सब्सीक्वेंट लोग आते जाएंगे, जितने भी सब्सीक्वेंट लोग जुड़ते जाएंगे, उनके टुवर्ड्स आईजी सर लायबल होंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। सेकेंड वाली चीज के रिगार्डिंग, द पार्टीज हुज ऑनर ही एक्सेप्ट टू पे द बिल एंड ऑल द प्रायर आर पार्टीज आर कंपनसेट द एक्सेप्टर फॉर ऑनर फॉर एनी लॉस या डैमेज सस्टेन बाय हिम। मतलब कल चल के जब अंशुल सर पेमेंट नहीं करेंगे और मैंने पेमेंट किया, तो मेरे जितने भी पहली वाली पार्टीज है ना, जितने भी मेरे पहली वाली पार्टीज है, वो सारी की सारी पार्टीज लायबल होंगी मेरे टुवर्ड्स मुझे कंपनसेशन देने के लिए, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है, वो ट्रांसफर हो के बिल मेरे पास आया था। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या उनसे मांग सकता हूं? क्या मैं बिल्कुल बिल्कुल उनसे मांग सकता हूं पैसा। इस चीज के रिगार्डिंग आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? बोलो मुझे फटाफट। देखो सिंपल सी बात ये बोला गया, सब्सिक्वेंट पार्टीज के लिए मैं लायबल और मेरे प्रायर पार्टीज मेरे टुवर्ड्स लायबल होंगे। मतलब मेरे पास अधिकार होता है उनसे पैसे लेने के लिए। बस इस चीज के रिगार्डिंग यहां पे चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए फटाफट फटाफट पढ़ लीजिए। आओ, अब देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। द बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रेजेंटेड एट इट्स मैच्योरिटी टू द ड्रॉई फॉर द पेमेंट एंड इट मस्ट बी डिसऑनर्ड बाय द ड्रॉई। अच्छा, एंड नोटेड। अब फिर बिफोर मैच्योरिटी क्यों बोला तुमने? अरे वो लिखते वक्त लिखा उन्होंने। अब देखिए, एंड नोटेड द प्रोटेस्टेड फॉर नॉन पेमेंट टू चार्ज एंड एक्सेप्टर फॉर ऑनर। मतलब जब तक आप नोट नहीं करोगे, क्या एक्सेप्टर फॉर ऑनर आके पेमेंट देने वाला है? क्या नहीं देने वाला है। एक्सेप्टर फॉर ऑनर आके केवल तब पेमेंट देगा जब वो नोटेड या प्रोटेस्ट आप उसको करवा लोगे। बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड और फॉरवर्डेड टू द प्रेजेंटमेंट टू द ड्रॉई बट नॉट लेटर देन द डे नेक्स्ट टू द डे ऑफ मैच्योरिटी। मतलब समझिए, सीधी सी बात है, जो डे ऑफ मैच्योरिटी है ना, जो डे ऑफ मैच्योरिटी उसके अगले दिन से ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक दिन तक आप और कर सकते हो सामने वाले को प्रेजेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा डिले मत कर देना, ऐसा इन लोगों का कहना है। एक दिन और एक्स्ट्रा ले लेना, चल जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आप नहीं कर पाओगे। नॉट लेटर देन बोला है ना, तो एक दिन तक अलाउड है, लेकिन उसके अलावा अलाउ नहीं होता है, ऐसा यहां पे कहा जा रहा है। आइए अब मैं आपके साथ होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के रिगार्डिंग बात करूंगा कि क्या होता है होल्डर का मतलब और क्या होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब। ठीक है, आइएगा, ध्यान दीजिएगा, सुनिए बात को। मैं अगर बात करूं ना आप लोगों के साथ, देखिए देखो, होल्डर इन ड्यू कोर्स या होल्डर इन ड्यू कोर्स के रिगार्डिंग अगर हम लोग चर्चा करें, तो सबसे पहला सेक्शन नंबर 8 होल्डर का क्या मतलब होता है। होल्डर का मतलब ये होता है बेटा, ऐसा व्यक्ति जो सुनना बात को, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखता है। अच्छा, जिसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन जिसके पास है ना वो। और दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो वो व्यक्ति के पास राइट टू रिसीव मनी होता है। सभी लोग बोलेंगे, वो व्यक्ति के पास राइट टू रिसीव मनी होता है। राइट टू रिसीव
वो व्यक्ति के पास राइट टू रिसीव क्या होता है, राइट टू रिसीव मनी होता है। मतलब मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं आप लोगों के साथ यहाँ पे, होल्डर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, होल्डर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जो कोई भी पर्सन हो सकता है, समझना बात को, कोई भी पर्सन जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एनी पर्सन, ठीक है, जो एंटाइटल टू द ओन नेम, तो पोजेशन देयर ऑफ मतलब उसके पास पोजेशन है गुड्स का, और मतलब गुड्स के अंदर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और दूसरा राइट टू रिसीव मनी भी है उसके पास। सबसे बड़ी बात है उसके पास राइट टू रिसीव मनी है। मतलब सर मुझे आप एक बात बताइए, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं फोर्ज करके ले लेता हूं तो क्या मैं होल्डर बोला जाऊंगा? आप लोग बताएंगे मुझे, क्या मैं होल्डर बोला जाऊंगा? बोलो मुझे। नहीं सर, आप होल्डर नहीं बोले जाओगे, समझना बात को, आप होल्डर नहीं। मतलब यहां पे सामने वाले के पास राइट टू रिसीव मनी होना बहुत आवश्यक है बेटा। अगर सामने वाले के पास राइट टू रिसीव मनी नहीं होगा तो मैं लायबल नहीं, मतलब देखिए आइए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा जो कह रहा हूं मैं आपके साथ, है ना। आ जाओ देखो, अब मैं अगर कहूं ना, अब मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ, सुनिएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। आइए यहाँ पे, आइए यहाँ पे, चलो देखो, मान लीजिए यहाँ पे ए करके एक व्यक्ति है, इसने क्या दिया, इसने बी को एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, ठीक है। ए ने बी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया साइन करके, बी यहाँ पे एक्सेप्टर होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, बी ने ये जो है ना, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सी को एंडोर्स कर दिया। क्या कर दिया? सी को एंडोर्स कर दिया। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या सी को यहाँ पे, हम क्या सी को यहाँ पे होल्डर बोल सकते हैं क्या? यस सर, हम सी को होल्डर बोल सकते हैं। कब? जब उसके पास पोजेशन होना चाहिए और दूसरा उसके पास राइट टू रिसीव मनी होना चाहिए। अगर उसके पास राइट टू रिसीव मनी है तो ऐसे केस के अंदर वो क्या बन जाता है, वो यहाँ पे बन जाता है बेटा, सभी लोग बोलेंगे, वो यहाँ पे क्या बन जाता है, वो यहाँ पे होल्डर बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो बिल्कुल बिल्कुल होल्डर बोला जाता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, बी से फोर्ज करके ना बेटा, डी ने क्या कर लिया, वो बिल जो भी है बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको ले लिया। ऐसे केस के अंदर माना उसके पास पोजीशन है, लेकिन क्या उसके पास राइट है क्या बेटा? उसके पास राइट नहीं है। तो जब उसके पास राइट नहीं है तो क्या वो होल्डर बोला जाएगा क्या? नहीं बेटा, वो होल्डर नहीं बोला जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। सामने वाले को होल्डर अगर आप बनाना चाहते हो ना, तो ऐसे केस के अंदर उसको राइट देना जरूरी है। और राइट कब आएगा? जब लॉफुल पोजीशन आएगा तभी जाके राइट आ सकता है, अदरवाइज राइट नहीं मिलता है। इस चीज का आप ध्यान रखिए बेटा। आ जाओ देखो, वेयर द नोट या बिल इज लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड और इट्स होल्डर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड एट द टाइम फॉर सच लॉस एंड डिस्क्रिप्शन। देखो, ब्रॉडली स्पीकिंग द होल्डर मींस द ओनर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हाट रिक्वायर्ड अ राइट अ पोजेशन, अ पर्सन इन द पोजेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट हैविंग द राइट टू पोजेस कैन नॉट बी अ होल्डर करके। मतलब चोरी किया रे, बिल ऑफ एक्सचेंज को चोरी किया रे, क्या उसे हम लोग होल्डर बोलेंगे? हम उसे होल्डर नहीं बोलेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना, हम उसे होल्डर नहीं बोलेंगे। परफेक्ट है। आइए चलिए अब एग्जांपल नंबर 9 देखो क्या बोला जा रहा है। A person who finds or steals the bearer instrument or has taken the instrument under the forged endorsement is not a holder. We know that. The reason is that holder of the negotiable instrument must have the right to receive or recover the money thereon from the parties thereto करके, मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी सामने वाली पार्टीज है, उनसे अधिकार होना चाहिए मेरे पास पैसे लेने का। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर तब जाके मुझे बोला जाएगा कि आप होल्डर हो, अदरवाइज मुझे आप क्या होल्डर बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। दूसरी एग्जांपल नंबर 10, एन एजेंट होल्डिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स प्रिंसिपल इज नॉट अ होल्डर, क्योंकि राइट किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है। क्योंकि कल चल के देखो, समझिए बात को, क्या बोला जा रहा है, बहुत सही चीज है बेटा, बहुत बवाल चीज है। यहां पे बोला जा रहा है कि मान लीजिए आईजी सर यहां पे कौन है बेटा? प्रिंसिपल है, ठीक है। आईजी सर प्रिंसिपल है और मैं दर्शिका की बात करूं, दर्शिका एजेंट है। अब दर्शिका ने क्या किया, प्रीति से बिल ऑफ एक्सचेंज ले लिया जो आईजी सर का है। बेसिकली ये क्या है, आईजी सर को पेबल है, लेकिन प्रीति के पास पड़ा हुआ है क्योंकि प्रीति एजेंट है। सॉरी, प्रीति बोल रहा हूं, प्रीति ने दे दिया, दर्शिका एजेंट है तो दर्शिका के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है। अब ऐसे इसमें क्या होता है कि कल चल के अगर ये बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है तो क्या दर्शिका क्लेम कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। क्लेम तो वही कर सकता है जो ओनर है, जिसके पास राइट टू रिसीव मनी है, और वो कौन है? आईजी सर। तो ऐसे केस के अंदर आईजी सर होल्डर होंगे, दर्शिका होल्डर नहीं होंगी, क्योंकि दर्शिका केस नहीं कर सकती है। समझ गए बात को? छोटा सा कंसेप्ट था, आसान सा कंसेप्ट था, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार प्लीज घुमा लीजिए फटाफट फटाफट नजरों से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। बवाल कंसेप्ट है होल्डर इन ड्यू कोर्स, जोरदार कंसेप्ट है।
चलो हो गया, समझो। हाँ चलो, एग्जाम्पल नंबर 12 अपने आप में क्वेश्चन है बेटा, छोटा नहीं ना, में क्वेश्चन है वो। चलिए आइए देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्या बोल रहा हूं मैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब, आइए पढ़ते हैं इस चीज के रिगार्डिंग, ध्यान दीजिए। अच्छा सुनो, बात को ध्यान दीजिए बेटा, सुनना 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 मैं जो कह रहा हूं आपके साथ, ठीक है। देखो ये वही कोड है जिसके मदद से 20% आप तो जानते हो। सुनो, आईजी सर ने बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करके दे दिया आस्था को, आस्था ने वो गिफ्ट दे दिया पास्ता को, तो क्या पास्ता यहाँ पे होल्डर कहलाई जाएंगी या नहीं कहलाई जाएंगी? अरे यार तुम यार हंसो मत ना यार, तुम गजब लोग हो। आस्था देखो, इनका नाम एक एक का नोट करके रखना, जो लोग तुम्हें कुछ बोले तो चुन चुन के ब्लॉक करेंगे अपन, तुम चिंता मत करना, मैं करूंगा ब्लॉक स्पेशली, है ना। आओ, तो क्या मैं यहाँ पे, बोलो ना मुझे, क्या मैं यहाँ पे पास्ता को होल्डर बोल सकता हूँ क्या? सभी लोग बोले मुझे, क्या मैं यहाँ पे पास्ता को होल्डर बोल सकता हूँ? मुझे बताइए। देखो होल्डर के लिए तो सर सिर्फ दो ही चीज है, पोजेशन होना चाहिए, राइट होना चाहिए, दोनों पास्ता के पास नजर आ रहा है, बस बना दो होल्डर बेटा, बस बना दो, समझ रहे बात को। चलिए आइएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलो चले आगे, बोलो मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ नेक्स्ट वाली चीज की? अरे यार मैंने क्या किया, देखो मुझे पहले नाम नहीं पता था, ये लोगों ने ही मुझे वो नाम बताया, मुझे थोड़ी पता था कि अच्छा ऐसा भी नाम होता है करके, है ना। चलिए, जब से मुझे सीसी का फुल फॉर्म पता चला है, मैंने तो नाम लेना ही छोड़ दिया। मैंने कहा अरे भाई साहब, अभी तक मैं क्या क्या एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल लेवल पे ले जा के एग्जाम्पल ले रहा था, उसके बाद मैंने एग्जाम्पल ही नहीं लिया, है ना। चलिए आइए, आ जाओ नेक्स्ट वाली चीज। आज पता नहीं ग्रह दशा ठीक नहीं लग रही है पेंसिल की, बार बार हाथ से छूटे जा रही है, भगवान जाने कौन कौन क्रोधित हो बैठा है इसके ऊपर, समझ नहीं आ रहा है मुझे। आइए आओ, मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनो 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 बेटा, सुनिए मित्रों, ध्यान देंगे, नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है वो कोई भी व्यक्ति बेटा जो पैसे के लिए क्या करता है, पजेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट बनता है फॉर सम कंसिडरेशन, और बिफोर, और समझिए बात को, एंड बिफोर द अमाउंट बिकम्स पेबल, वो क्या कर देता है, सामने वाले व्यक्ति को और ट्रांसफर कर देता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। समझ रहे बात को, होल्डर इन ड्यू कोर्स। आइए मैं आपको बताता हूं, देखिए एक बार पहले पढ़ता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे किसे हम लोग बोलने वाले। देखिए यहाँ पे देखो, एनी पर्सन हु फॉर द कंसिडरेशन बिकम द पजेसर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और द पे और एंडोर्स देयर ऑफ बिफोर द अमाउंट मेंशन इन बिकम्स द पेबल करके, बिफोर अमाउंट मेंशन देयर इन बिकम्स पेबल, ठीक है, without having sufficient cause or belief that any defect existed in the title of the person from whom it has derived his जो भी his title है वो सब चीज के रिगार्डिंग। देखिए मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, देखो ए ने क्या किया, ए ने बेटा बी को यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, बी ने सी को दिया, सी से यहाँ पे डी ने चोरी किया, समझना बात को, डी ने चोरी किया, और डी से यहाँ पे गया ई को, और ई से यहाँ पे गया एफ को। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे के सारे लोग क्या बन जाते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब क्या, वो सारी पार्टीज, सुनिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपके साथ कह रहा हूं यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। ए ने बी को पैसे दिया, मतलब ए ने फॉर कंसिडरेशन बी को दिया कि यार देखो मैंने तुमसे गुड्स खरीदा हूं, तुम ये रख लो। बी ने कहा ठीक है, सी को दे दिया, और यहाँ पे डी को भी दे दिया, लेकिन डी ने तो चोरी किया और डी ने ई को दिया। तो सवाल ये उठता है, ये तो सर समझ में आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये भी समझ में आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये भी समझ में आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो क्या यहां पे डी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाया जाता है क्या? नहीं, डी यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि कंसीडरेशन नहीं है ना मित्रों। कंसीडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या कि यहां पे सी ने डी को
ट्रांसफर करना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। मतलब सी अगर पेबल होता डी के टूवर्ड्स और फिर वो उसे बिल ऑफ एक्सचेंज देता तो हम लोग कहते वाह क्या बात है, लेकिन ऐसे केस में डी ने चोरी किया, अरे टनन टनन। तो ऐसे केस के अंदर अब क्योंकि डी ने चोरी किया मतलब कंसिडरेशन मिसिंग है, दो बिफोर मैच्योरिटी है, दो सामने वाले को ट्रांसफर कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन कंसिडरेशन तो मिसिंग है ना, कंसिडरेशन मिसिंग है। तो ऐसे केस के अंदर वो क्या माना जाता है, वो यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा, ई माना जाता है हाँ, और एफ माना जाता है क्या, हाँ भाई हाँ, ये भी होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जीएफ में कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब गुड फेथ में इन लोगों ने सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सर मतलब इनको गुड टाइटल मिलेगा क्या, हाँ इन्हें गुड टाइटल मिलेगा, किसे, एफ को गुड टाइटल मिलेगा, ई को गुड टाइटल मिलेगा, डेफिनेटली गुड टाइटल मिलेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, समझ गए बात को, बोलो मुझे जल्दी से, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्या आप बात को समझ गए क्या, यस यस यस, आ जाओ ध्यान दो। देखो सेक्शन नंबर 9 के रिगार्डिंग बात करूंगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, इसका मतलब देखिए, एनी पर्सन कोई भी व्यक्ति हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पजेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट, जो भी चेक वेक है, और द पेई और एंडोर्सी देयर ऑफ, पजेसर बनना जरूरी है बेटा, कब, बिफोर द अमाउंट मेंशन बिकम्स पेएबल, मतलब जब मैच्योरिटी से पहले, एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पोजेशन फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव करके, मतलब उसने गुड फेथ में, समझिए बात को, उसने गुड फेथ में, गुड फेथ में। मुझे एक बात बताइए सर, अपने इस वाले केस में अगर ई को पता होता कि डी ने चोरी किया रे, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीएफ होना जरूरी है बेटा, है ना, यहाँ पे गुड फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11, ए ड्रॉज अ चेक ऑफ 5000 एंड हैंड इट ओवर टू द बी बाय वे ऑफ गिफ्ट, बी इज अ होल्डर बट नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स करके, एज ही इज नॉट गेट द चेक फॉर द वैल्यू एंड कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए होना जरूरी है। His title is good and bona fide as owner, as the holder he is entitled to receive 5000 from the bank on whom the check is drawn करके यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है। चेक और होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब सिंपल सा ये होता है बेटा कि फॉर कंसिडरेशन जब आपको चीज बनती है ना तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाते हो। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि अगर टाइटल डिफेक्टिव भी रहता है ना तो वो टाइटल भी अपने आप सुधर जाता है। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने प्रकार से एक है ना बेटा पाप दो इंसान है, मतलब अगर जितने भी पाप चल रहे होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर वो सारे के सारे पाप ऑटोमेटिकली धुल जाते हैं जब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो बिल का पोजीशन जाता है उस चीज के रिगार्डिंग। क्या आप ये बात को समझ गए, है ना? आइए देखिए यहाँ पे सुनिए बात को, आ जाओ ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 12, ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1 लाख रुपए, एक्स एक्सेप्टेंस टू द बिल इज फॉर्ज्ड, एक्स का एक्सेप्टेंस क्या किया गया बेटा, बिल के ऊपर फॉर्ज किया गया, करना भी चाहिए इनका। तो आइए उसके बाद देखिए, ए टेक्स द बिल फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर द वैल्यू उसने लिया, एंड इन अ गुड फेथ बिफोर द बिल बिकम्स पेएबल, स्टेट वेदर ए कैन बी कंसिडर्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स, यस, और वेदर ए कैन रिसीव द अमाउंट फ्रॉम एक्स, यस। आइए बात करेंगे इस चीज के रिगार्डिंग। देखो आओ मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनिए। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, फॉर कंसिडरेशन बिकम्स द पोजेसर ऑफ द प्रोमिसरी नोट या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ पेएबल टू द बेयरर और द पे एंडोर्सी देयरऑफ, इफ पेएबल टू ऑर्डर वाले कौन से केस में होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में होता है, ठीक है। बिफोर द अमाउंट बिकम्स पेएबल एंड विदाउट हैविंग द सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्टेड एग्जिस्ट इन द, मतलब सीधी सी बात है गुड फेथ के अंदर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, गुड फेथ के अंदर जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता है ना तो वाली चीज उसके अंदर आ जाती है। मतलब हम लोग कहेंगे, आप लोगों के साथ सुनिए बात को ध्यान दीजिए, हम लोग ये कहेंगे कि जब गुड फेथ के अंदर एक्सेप्ट कर रहा है तो बात बन जाती है। अब देखो, as A in this case prima facie becomes the possessor of the bill for the value, and in a good faith before the bill becomes payable he can be considered as the holder in due course, उसे हम लोग क्या कहा जाता है यहाँ पे, होल्डर इन ड्यू कोर्स का A को कह सकते हैं, यस 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 हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, अब देखो नेक्स्ट वाली चीज, आइए। बट वे तुम जबरदस्ती है ना, ये जो तुम मेरे ऊपर नहीं आओगे, तो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, मैं मेरे ऊपर नहीं आएंगे, आप आपस में खेलते रहिए लेकिन इधर नहीं आएंगे आप, ठीक है। चलो आओ ध्यान दो,
ध्यान दीजिए, सुनिए बात को। बट वेयर द सिग्नेचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज फॉर्ज्ड इट बिकम्स नलिटी। द होल्डर ऑफ द फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स पेमेंट देयर ऑन। इन द इवेंट ऑफ होल्डर बीइंग एबल टू ऑब्टेन द पेमेंट इन स्पाइट ऑफ फॉर्जरी ही कैन नॉट रिटेन द मनी। द ट्रू ओनर में sue ऑन द टॉट ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड। दिस प्रिंसिपल इज द यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। सिंपल सी बात है यार, मान लीजिए फॉर्ज हुआ और मैं आपसे पेमेंट लेता हूं, तो पेमेंट तो ले लूंगा, लेकिन आप क्या करोगे, आप दूसरे व्यक्ति जिसने फॉर्ज किया आप उसके ऊपर केस कर दोगे बेटा। तो ये वाली चीज तो होने वाली है यार। फॉर्जरी के अंदर तो सीधी सी बात है, अगर फॉर्ज होता है तो भले मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाऊंगा, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने, मतलब मैं अगर बात करूं, अगर फॉर्ज वाला केस है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वैलिड टाइटल आता है, लेकिन किसके अगेंस्ट आएगा, जिस व्यक्ति से उसने बिल को लिया है उसके अगेंस्ट उसके पास आएगा, ओरिजिनल वाले व्यक्ति के पास नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ कि मान लो बी का सिग्नेचर फॉर्ज करके ए बिल ऑफ एक्सचेंज को डी को दे देता है और डी गुड फेथ में उसे फॉर कंसिडरेशन एक्सेप्ट करता है बिफोर पेएबल, तो ऐसे केस में ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हुआ। ठीक है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मैच्योरिटी के ऊपर बी से पैसा नहीं लेगा, ए से पैसा लेगा, क्योंकि बी तो बोलेगा मेरी सिग्नेचर फॉर्ज हुई और डी बोलेगा अच्छा बच्चू चल ए आजा तू पैसे दे करके, अब क्योंकि तेरे लिए मैंने कंसिडरेशन के लिए ये लिया था ना, अब एक काम कर, मुझे क्या चाहिए, मुझे बिल चाहिए करके। ऐसा क्या बोल सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकता है। इस चीज के रिगार्डिंग आप ध्यान दीजिएगा। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? कह दो ना, हाँ कह दो ना, कह दो ना। बिल आपको समझे, होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको समझाना। चलो 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 चलो, अरे यार इधर गायब हो गया है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो यूट्यूब? ये बंद ही हो गया था यार यूट्यूब। आओ आओ दोस्तों आओ, क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ आओ। अभी तक हमने क्या क्या देखा? आज हमने क्या क्या देखा, कोई बता सकता है क्या मुझे? सर आज आते बराबर हमने धूम धड़ाका एक्सेप्ट और देखा। क्या देखा? अरे बाप रे, एक्सेप्ट और देखा, फिर एक्सेप्ट और फॉर ऑनर भी देखा सर। ओ हो क्या बात है। फिर उसके बाद हमने तीसरा क्या देखा? होल्डर देखा। क्या जबरदस्त, मजा आ गया सर। उसके बाद होल्डर इन ड्यू कोर्स देखा। बराबर बोलो मुझे, बराबर? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ू, है ना? क्या मैं आगे बढ़ू? आए आओ देखो, असेंशियल टू बिकम होल्डर इन ड्यू कोर्स, मस्त चीज है। होल्डर मस्ट हैव पेड द वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब क्या कि मुझे कोई ना कोई पैसा रिसीवेबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी को गुड्स दे रहा हूं तब जाके वो मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा है, तो तब जाके ही मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बनूंगा। मतलब कोई ना कोई कंसिडरेशन के अगेंस्ट मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज मिलना चाहिए। देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, सम सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हो कि मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स बनूं तो। ठीक है, देखो, to become the holder in due course a person must obtain a negotiable instrument by पेइंग वैल्यूएबल लॉफुल कंसिडरेशन फॉर इट करके। मतलब क्या, सामने वाले व्यक्ति ने लॉफुल कंसिडरेशन देना चाहिए, तब जाके चीजें वैलिड होंगी। दूसरा अगर मैं बात करूं, व्हेन ही गिवन एज अ गिफ्ट हैज बीन इनहेरिटेड ट्रांसफर ही कैन नॉट बी होल्डर इन ड्यू कोर्स करके। एज अ गिफ्ट तो मैंने कंसिडरेशन नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाली चीज से बी वाला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। होल्डर मस्ट एक्वायर्ड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर इट्स मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी से पहले होल्डर क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक्वायर करना चाहिए। मैच्योरिटी से पहले उसने इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर करना है। तीसरा, ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। चौथा बेटा, कंप्लीट एंड रेगुलर ऑन द फेस ऑफ इट होना चाहिए। मतलब इंस्ट्रूमेंट में किसी भी प्रकार की कमियां नहीं होनी चाहिए, स्टैंप होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से साइन होना चाहिए, तब जाके आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन सकते हो। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो देखिए, ही मस्ट हैव रिसीव्ड the instrument as a holder, that is a holder in due course may be either the payee or the possessor। possessor का मतलब होता है जिसको आपने ट्रांसफर किया था या जिसको आपने इंस्ट्रूमेंट को पेएबल बाय ऑर्डर, मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि आपने जिसको एंडोर्स किया हो सकता है, वो वाला व्यक्ति भी HDC मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या बन सकता है? क्या बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। इस चीज के रिगार्डिंग आप ध्यान देंगे। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? मतलब मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए पूरे असेंशियल एलिमेंट्स अगर
अगर आ जाते हैं तो चीजें बन जाती है। एक बार मुझे रिवाइज करवा देंगे कौन सी चीजें। देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए एनी सॉर्ट ऑफ कंसिडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो कंसिडरेशन तो हुआ वो बिफोर मैच्योरिटी या बिफोर अमाउंट पेबल आप लोगों के पास वो इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, बराबर, बिल्कुल बराबर। और तीसरी वाली चीज गुड फेथ में होना चाहिए। अगर वो गुड फेथ है तो बात बनेंगी, गुड फेथ नहीं है तो बात नहीं बनेंगी। ये तीनों चीजें होना जरूरी बहुत ज्यादा होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए, बराबर। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए इस चीज का रिगार्डिंग आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कंसिडरेशन है मतलब वही कि गिफ्ट के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब अगर गिफ्ट वगैरह होता है तो दिक्कत हो जाएंगी, गिफ्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा उसी चीज का मतलब आ जाता है यहाँ पे। क्या बात को समझ गए? चलिए आइए उसके बाद देखते हैं प्रिविलेजेस ऑफ बीइंग होल्डर इन ड्यू कोर्स। प्रिविलेजेस का मतलब देखो आप सभी लोग जानते हो, आपने ऐसा सुना होगा ना। सबसे पहले तो समझते हैं प्रिविलेज का क्या मतलब होता है। तो प्रिविलेज का मतलब होता है यार एडवांटेज ओवर समथिंग करके, है ना, या एडवांटेज ओवर सम पर्सन। तो ऐसे चीज को अपन लोग प्रिविलेज बोलते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि यार वो बैंक है ना प्रिविलेज कस्टमर्स है करके, या वो प्रिविलेज अतिथि है करके। तो ऐसे केस के अंदर प्रिविलेज का मतलब होता है जिनके पास है ना सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिट होता है, वो व्यक्ति जो है ना थोड़े से उच्च लेवल के होते हैं। उसी प्रकार की यहाँ पे बात की जा रही है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के क्या क्या प्रिविलेजेस है। एक अगर व्यक्ति होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है तो उसके क्या क्या मतलब एडवांटेजेस है उसको एज कंपेयर टू अदर पर्सन या एज कंपेयर टू अदर होल्डर इन ड्यू कोर्स के क्या क्या प्रिविलेजेस है उस चीज के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन केस ऑफ एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा? इन केस ऑफ एन इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, देखो क्या बोला जा रहा है। इनकोएट का क्या मतलब होता है? इनकम्प्लीट। सभी लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट करके। आओ मैं आपको समझाता हूं क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है करके। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा बात को अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो मैं बात करूंगा यहाँ पे आप लोगों के साथ आईजी सर की। मैंने क्या किया बेटा, मैंने ना यहाँ पे एक चेक दिया, मैंने यहाँ पे एक चेक दिया। सर किसे चेक दिया आपने? मैंने चेक दिया, किसको चेक दिया? मैंने यहाँ पे चेक दिया, मैंने यहाँ पे चेक दिया आशीर्वाद को। किसको? बोलो मुझे, आशीर्वाद को, ठीक है। यस, वो चेक के ऊपर क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखो वो चेक के ऊपर लिखा है कि मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे जैसे ब्लैंक चेक दिया हूँ, मैंने यहाँ पे ये कर दिया, मैंने साइन वगैरह मार दिया अपनी, और वो चेक के ऊपर लिखा है कि अमाउंट पेबल शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10,000 करके, ठीक है। 10,000 के ऊपर अमाउंट नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने मस्त तरीके से ब्लैंक दे दिया। अब आशीर्वाद क्या करता है, इस मैंने देखो चेक देना था 1,000 रुपए का, आशीर्वाद क्या करता है यहाँ पे 10,000 रुपए का चेक बना देता है, और ये 10,000 रुपए के चेक को क्या कर देता है? दे देता है किसी और व्यक्ति को। मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ रूपाली को, रूपाली के पास कंसिडरेशन है, रूपाली ने बिफोर मैच्योरिटी चेक को हासिल किया है, और तीसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ तो गुड फेथ में काम भी किया है। तो ऐसे चीज के अंदर रूपाली के पास टाइटल आ जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। कल चल के जब पेमेंट आएगा चेक का तो क्या आईजी सर को 10,000 रुपए देने होंगे? हाँ, वो बात अलग है। 9,000 रुपए मैं आशीर्वाद से रिकवर कर पाऊंगा, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन ऑन द फर्स्ट इंस्टेंसेस क्या मुझे यहाँ पे 10,000 देने होंगे? भली क्यों? क्योंकि देखो समझिए बात को, ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये इनकम्प्लीट था, मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख के नहीं दिया था, और ये चेक बराबर 10,000 के लिए था, और 10,000 का अमाउंट डाला तो क्लियर करना पड़ेगा। सर अगर यहाँ पे आशीर्वाद ने 12,000 डाला होता तो मैं रिजेक्ट कर सकता था, मैं कहा मैंने तो किया ही नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा करके। लेकिन अगर 10,000 तक चेक पेबल था, 10,000 का आशीर्वाद डालता है, या 10,000 से नीचे का भी पेमेंट डालता है, क्योंकि मैंने भरोसा किया था, आशीर्वाद ने भरोसा तोड़ा, तो ऐसे चीज के अंदर मैं यहां पे पेबल दूंगा, मैं जरूर पेमेंट दूंगा। किसको? वो व्यक्ति को बेटा जो होल्डर इन ड्यू कोर्स बना हुआ है। उस चीज का रिगार्डिंग आप ध्यान रखना, क्योंकि उसने गुड फेथ में ऑप्टेन किया है ना। अगर उसने गुड फेथ में ऑप्टेन किया है तो मुझे पेबल करना होगा, मुझे पेमेंट देना होगा, सिंपल सी बात है। आई हैव टू मेक द पेमेंट, है ना। चलो आओ ध्यान दो, आओ मैं अगर बात करूं आपके साथ, सुनो मित्रों ध्यान देंगे एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से सुनो ध्यान दो। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो मैं अगर कहूं क्या, तुमसे हंसी नहीं बोल रहा हूं मैं अगर कहूं आप लोगों के साथ तो देखिए
द पर्सन गिविंग एंड डिलीवरिंग टू अनदर अ स्टैम्प्ड बट अदरवाइज इनकॉग्नोएट इंस्ट्रूमेंट, मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन यू एग्जीक्यूट एन अनफिल्ड अप बट ड्यूली साइंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक या प्रोमिसरी नोट या कोई भी दूसरी चीज इज डिबार्डेड, मतलब आप मना नहीं कर सकते, आपको रोका जाएगा फ्रॉम असर्टेनिंग एज अगेंस्ट द होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब यहाँ पे आशीर्वाद बोलो या आईजी सर को रोका जाएगा कि अब आप मना नहीं करोगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास अब राइट आ चुका है, अब मना मत कर जो, अब मना मत कर जो, दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नॉट बीन फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अथॉरिटी गिवन बाय हिम करके, मतलब जो सुनना बात को, जो अथॉरिटी मैंने दिया था ना, मतलब सिंपल सी बात यह है कि आईजी सर की गलती के कारण आईजी सर ने ही तो अथॉरिटी को पास ऑन किया था कि चेक के ऊपर तुम अमाउंट डाल देना, और आशीर्वाद ने उस लूपहोल का फायदा लिया। तो ये लूपहोल के कारण, ये जो अथॉरिटी मैंने अपने गलती के कारण दिया हूं, इसके कारण जो भी लायबिलिटी अराइज हुए इसके लिए आईजी सर लायबल रहेंगे। इसके लिए आपको समझिए, बात को ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाँ समझ रहे बात को, हाँ चलिए आइए देखो एग्जाम्पल नंबर 13 को देखेंगे। A signs his name on the blank on a blank but a stamped instrument which gives to B under authority to fill up the note, हम उसे ही बोल रहे तो नोट को लिख ले करके up to the sum of 3000 only, but B ने उसको 5000 तक बेटा फिल कर दिया। B then transfer it to C for the consideration of 5000 who takes it in a good faith। Here in this case C is entitled to recover the full amount of instrument because he is a holder in a due course, whereas B being an holder cannot recover more than the amount filled in amount excess ऑफ द अथॉरिटी करके, समझ रहे बात को। तो ऐसे केस के अंदर सी यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात है, बी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट बिकॉज ही फिल्ड द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी, बी नहीं कर पाएगा लेकिन सी कर पाएगा, क्या बिकॉज क्यों, क्योंकि वो एचडीसी है। मतलब सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हो ना सर कि यहाँ पे अगर आशीर्वादी 10,000 का चेक डाल देता तो लायबल होता था क्या, तो वो 10,000 नहीं ले पाता था, लेकिन क्योंकि रूपाली को उसने 10,000 का दिया तो उसे मिल रहा है। आशीर्वाद को तो 5,000 रुपए तक ही मिलने वाला था, ठीक है, लेकिन रूपाली होल्डर इन ड्यू कोर्स बनी है इसलिए उसको पूरा पैसा मिल रहा है, लेकिन बचा हुआ पैसा मैं रिकवर कर सकता हूं जरूर। क्या आप ये बात को समझे? सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। आइए हम नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलेंगे, देखिएगा। देखो अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ एन फिक्टिशियस बिल के रिगार्डिंग बात करेंगे। फिक्टिशियस बिल का मतलब क्या होता है? फिक्टिशियस बिल का मतलब होता है कि यहाँ पे फेक बिल सॉर्ट ऑफ, मतलब कैसे फेक बनता है मैं आपको बताता हूं। देखो, इन केस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन पेएबल टू द ड्रॉवर्स ऑर्डर इन अ फिक्टिशियस नेम एंड इज एंडोर्स्ड बाय द सेम हैंड as drawer's signature, it is not permissible for the acceptor to allege as against the holder in due course that such name is fictitious करके। मतलब क्या हो रहा है, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपके साथ कहने की कोशिश कर रहा हूं एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इनका कहना है कि इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब अगर मैं कहूं ए ने बी को साइन करके एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, जो ऑब्वियस सी बात है बी ने ही बनाया होगा, बिल्कुल सही है सर। बी ने यहाँ पे क्या कर दिया, बी ने यहाँ पे एंडोर्स कर दिया सी को, बी ने यहाँ पे एंडोर्स कर दिया सी को, और सी ने बोला था एक काम कर लेना, तुम है ना उसके ऊपर डी का नाम डाल देना करके, तुम उसके ऊपर डी का नाम डालना, मेरा नाम ना डालते हुए डी का नाम डाल देना। अब डी है अता पता लापता कुछ नहीं है डी का, तो कल चल के सी ऐसा नहीं बोल सकता, कैसा नहीं बोल सकता बेटा, कि फिक्टिशियस बिल जो बना है ना इसके लिए ए को जिम्मेवार ठहराओ करके, है ना, वो ऐसा बी के ऊपर इंजाम नहीं डाल सकता। या मैं अगर कहूँ आप लोगों के साथ, मान लीजिए अब सी इसको फर्दर एंडोर्स करता है किसी ई को, है ना, लेकिन है तो वो डी के नाम का, तो ऐसे केस के अंदर ई ये नहीं बोल सकता कि अरे ये तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है ना उसके पास पावर होता है पैसा खींचने का बेटा, पूरे के पूरे पाप धो देता है। मतलब वो ऐसा नहीं बोल सकते कि बोले डी से मिला तो तुम डी को ही रिकवर करो, जो फिक्टिशियस नाम का था हम ई को ऐसा नहीं बोल सकते, समझ रहे बात को। आप क्या करोगे यहाँ पे, आप बोलोगे ए से भी रिकवर कर सकता है। मतलब ये जो बात है ना बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं सिंपल सी बात, इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे फिक्टिशियस नाम यूज हुआ है, क्या ई ये पैसा रिकवर कर सकता है क्या? हाँ, ई ये पैसा रिकवर कर सकता है। मतलब बीच में ट्रांसफर होने से पहले कोई बेयरर इंस्ट्रूमेंट था यार, उसके ऊपर अपन ने डी का ये चढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप डी से रिकवर करो, बोले डी से ही करो पैसा रिकवर, ऐसा नहीं होता। फिक्टिशियस बिल के अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। चलो आओ देखो, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज ड्रॉन या पेएबल टू द ड्रॉवर्स ऑर्डर, ड्रॉवर्स के ऑर्डर के ऊपर, ठीक है। आइए, इन अ फिक्टिशियस नेम, फिक्टिशियस नेम के ऊपर, फिक्टिशियस नेम के ऊपर सुनिए बात को ध्यान दीजिए, एंड इज एंडोर्स्ड बाय द सेम हैंड एज अ ड्रॉवर सिग्नेचर,
It is not permissible for the acceptor to allege as against the holder in due course that such name is fictitious। मतलब जो एक्सेप्टर है ना वो ये नहीं बोल सकता बेटा कि ये नाम फिक्टिशियस है करके, या ये कोई भी व्यक्ति इसमें ये नहीं बोल सकता कि ये पार्टी फिक्टिशियस हो गई तो मैं पेमेंट नहीं दूंगा करके, ऐसा नहीं है। फिर तूने साइन क्यों किया? सिंपल सी बात तो ये है ना कि ए ने साइन क्यों किया? जब तुझे पता था कि वो फिक्टिशियस नाम के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज बुला रहा है तो तूने साइन किया ना, खत्म हो गई बात। बस सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने साइन किया तो कोई भी व्यक्ति वहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स बना तो आपसे पैसा ले सकता है। आप ये नहीं बोल सकते मैंने तो फिक्टिशियस नाम पे ड्रॉ किया था, ऐसे ही ड्रॉ किया था, कोई ऐसे वैसे नहीं होता। जो भी है भैया यहाँ पे आपको पैसा देना बनने वाला है, आपकी लायबिलिटी आने वाली है, सिंपल सोबर बात है ये। अगर मैं बात करूं आपके साथ इन केस ऑफ एन कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे, और एस्क्रो, और कौन सा बेटा बोलो सभी लोग, और एक्सक्रो करके, ठीक है। देखिए मैं अगर बात करूं आपके साथ क्या होता है इन केस ऑफ एन कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए ये जो आयुष है ना, ये आयुष क्या करता है, प्रोमिसरी नोट बनाता है, प्रोमिसरी नोट बनाता है, और किसे दे देता है मैं बताऊं आपको, वो दे देता है बेटा सिद्धार्थ को दे देता है, समझिए बात को, सिद्धार्थ को, और कहता है कि ये 1 लाख रुपए पेबल बन जाएंगे। कब पेबल बन जाएंगे? जब मेरी शादी होंगी तब ये पेबल बन जाएंगे करके। मतलब ये क्या हुआ, कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट हुआ बेटा, समझना बात को, कंडीशनल की शादी होंगी तब 1 लाख पेबल होंगे, जैसे ही शादी हुई वैसे ही 1 लाख रुपए पेबल बन जाएंगे। ऐसा बोल के रखा है किसने? ऐसा बोल के रखा है बेटा आयुष ने सिड को। अब ये सिड क्या करता है, मुझे एक बात बताइए बेटा, ये सिड है ना, इसे शैली को ट्रांसफर कर देता है। किसे ट्रांसफर कर देता है? शैली को। जनता मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या शैली, यहां पे शैली को नहीं पता कौन आयुष, कौन आयुषी, किसकी शादी, क्या लेना देना, क्या पनीर, क्या गुलाब जामुन, कोई लेना देना नहीं शैली को। शैली क्या बोलेंगी कि अगर मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, मतलब मैंने गुड फेथ के अंदर अगर बिल को प्राप्त किया है, मुझे गुड फेथ के अंदर अगर मुझे पैसा चाहिए, तो ऐसे चीजों के अंदर, ऐसे चीजों के अंदर शैली क्या यहां पे पैसे क्लेम कर सकती है क्या? हां सर, शैली यहां पे पैसे को क्लेम कर सकती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। शैली के ऊपर ये कंडीशन जो डाले ना बेटा, ये कंडीशन शैली के ऊपर ना लागे, ये कंडीशन शैली के ऊपर ना लागे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये कंडीशन केवल और केवल सिड के ऊपर रखती है, शैली के ऊपर ये कंडीशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शैली भी लाइक अपन तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है करके तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस गुड फेथ में शैली को इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। अगर शैली को पता है फिर भी शैली बोल रही है नहीं नहीं होल्डर इन ड्यू कोर्स करके बजाऊंगी, तो ऐसा नहीं चलता है बेटा, है ना। तो सुनिए, मैं कहना ये चाहता हूं जनता आपके साथ कि यहां पे क्या होता है, शैली ने गुड फेथ में एक्ट करना चाहिए। अगर शैली गुड फेथ में एक्ट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। आ जाओ मैं आपको पढ़वा देता हूं। देखो, इन केस ऑफ अ बिल और अ नोट इज नेगोशिएटेड टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, द अदर पार्टी टू द बिल और नोट कैन नॉट अवॉइड लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड दैट द डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वॉज कंडीशनल और फॉर स्पेशल पर्पस ओनली करके। मतलब दूसरे पार्टी क्या बाउंड, मतलब दूसरी पार्टी यहां पे क्या अवॉइड कर सकती है लाइबिलिटी को? नो बेबी नो, वो अवॉइड नहीं कर सकता। मतलब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आयुष यहां पे ये लाइबिलिटी जो 1 लाख रुपए की है उसको अवॉइड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक बार भली उसने कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट दिया होगा, लेकिन वो तेरा और सिड का लेना देना है। शैली बोल रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो केवल पैसा चाहिए करके, समझ रहे बात को, मुझे तो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का पैसा चाहिए करके, ऐसा शैली का कहना है। और गलत नहीं कह रही है शैली, गलत क्या है उसके अंदर, शैली का कहना बिल्कुल सही कह रही है शैली तो इस चीज को, ठीक है। चलिए आइए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, आइए फिर एक और बार पढ़े इस चीज को। देखो, इन केस ऑफ अ बिल या नोट नेगोशिएटेड टू अ होल्डर इन अ ड्यू कोर्स, अदर पार्टीज टू द बिल और नोट कैन नॉट अवॉइड लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड दैट डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज कंडीशनल, या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए था, वो इस बेसिस के ऊपर क्या अवॉइड कर सकते हैं क्या? बोलो मुझे जल्दी से, नहीं कर सकते अवॉइड, नहीं कर सकते अवॉइड। अब मैं 4th पॉइंट की बात करूंगा आपके साथ, देखिए क्या, इन केस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मींस और बाय द अनलॉफुल कंसिडरेशन करके। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, मतलब अगर अनलॉफुल मींस के द्वारा या अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए, अगर इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड किया जा रहा है, तो ऐसे चीज के अंदर क्या सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाला व्यक्ति मतलब कौन, जो भी बेटा होल्डर है यहाँ पे, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो बन रहा है ना, तो ऐसे चीजों के अंदर क्या उसको हम लोग पैसा देंगे या नहीं देंगे। मैं आपको समझाता हूं, देखिए एग्जाम्पल की मदद से ही समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे। देखिए सुनिए बात को,
मैं बात करूंगा किसकी, मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके साथ अंशु की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? अंशु। ठीक है, तो अंशु यहाँ पे क्या करती है? बी फॉर भाई को, समझिए बात को, बी फॉर भाई को सुपारी देती है बेटा। किसकी? डी फॉर दुश्मन की सुपारी देती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, डी फॉर दुश्मन की सुपारी देती है और वो क्या करता है? और उसे बिल ऑफ एक्सचेंज और या उसे हाँ मतलब एक प्रकार का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसे दे देती है। कितने का? 1 लाख रुपए का, कि भैया ये काम करो, तुम डी फॉर दुश्मन को उड़ा देना, और ये उसके लिए अनलॉफुल कंसिडरेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही खराब है बेटा, इसका ऑब्जेक्ट खराब है, बिल्कुल बराबर। यस सर। अब ये बी फॉर भाई क्या करता है बेटा? चलो ठीक है, वो डी फॉर दुश्मन का अलग, ये इससे है ना बेटा, ये किसे दे देता है? ये इस चीज को नंदनी को दे देता है। समझिए बात को, किसको दे देता है? नंदनी को दे देता है। और नंदनी इसको गुड फेथ के अंदर रिसीव करती है। क्या करती है? नंदनी इसको गुड फेथ के अंदर रिसीव करती है बेटा, और वो बिफोर मैच्योरिटी वगैरह वो सब जो होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन होती है, वो पूरी नंदनी कह रही है कि पूरी अपने ऊपर लायबल होती है। तो समझे बात को, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के आने से पहले ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटा ने जितने भी पापा किए होंगे ना, जितने भी पाप किए होंगे, होल्डर एंड ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ये साक्षात क्या है? पाप धो हुए बेटा। मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो ये क्या करता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पूरे पाप को धो डालता है। मतलब जितने भी पास्ट एक्ट है बेटा, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। नेगोशिएबल मतलब नंदिनी का कहना है वो उसका पास्ट था, मैं पास्ट के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो केवल और केवल प्रेजेंट देखूंगी। किसका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो ऐसे चीज के अंदर क्या ये अंशु से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एनफोर्स करवा सकती है क्या? हाँ सर, एनफोर्स करवा सकती है। समझिए बात को, बिल्कुल एनफोर्स करवा सकती है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहां पे एनफोर्स करवा सकती है नंदिनी, क्योंकि यहां पे नंदिनी के पास, इसके पास गुड टाइटल आ जाता है। नंदिनी किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर करें, मान लीजिए आईजी सर, ये वही कोड है जिसकी मदद से 20% डिस्काउंट, तो ऐसे केस के अंदर क्या आईजी सर भी रिकवर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आईजी सर भी रिकवर कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। मतलब मैं भी यहां पे क्या इस पैसे को अंशु से रिकवर कर पाऊंगा? हाँ, मैं भी इस पार्ट को अंशु से रिकवर कर पाऊंगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप बात को समझ गए? बोलो ना मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए हो क्या? चलिए आइए देखिए, यहां पे मैं आपको पढ़वाता हूं। द पर्सन लायबल इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सीधी सी बात है, जिस भी व्यक्ति ने साइन किया होगा प्रॉमिसरी नोट में, मतलब ड्रॉवर हो सकता है और बाकी केस में ड्रॉ ही होता है, ठीक है, कैन नॉट सेट अप अगेंस्ट द होल्डर इन ड्यू कोर्स द डिफेंसेस दैट इंस्ट्रूमेंट हैड बीन लॉस्ट या ऑब्टेन फॉर्मर बाय मींस ऑफ ऑफेंस या फ्रॉड और फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन करके। ऐसा नहीं बोल सकता। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं आपके साथ, ये जो है ना बेटा, अंशु ऐसा नहीं बोल सकते कौन से चीज के रिगार्डिंग कि भैया सामने वाले ने चोरी किया इंस्ट्रूमेंट या मैंने अनलॉफुल कंसिडरेशन के ले दिया था, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अंशु कुछ नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स आया मतलब पूरे पाप धो डाले। समझना बात को, जितनी भी पास्ट गलतियां थी, पूरी गलतियां क्या हो जाती है? पूरी गलतियां खत्म हो जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप बात को समझ गए? यस सर। अब देखिए यहाँ पे क्या फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या बोला गया है? इन केस ऑफ एन ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिनाइड करके। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि जो ओरिजिनलिटी वैलिडिटी है, मतलब जो ओरिजिनल वैलिडिटी है ना बेटा, वो डिनाई कर रहे हैं सामने वाले के, डिनाई कर रहे हैं। तो क्या वो कर सकते? क्या वो भी नहीं कर सकते? कैसे? अब आइए आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले कंटेंट पढ़ाऊंगा। देखो क्या, नो मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट या नो ड्रॉवर ऑफ द bill or the check or the no acceptor of bill of honor or drawer shall in suit thereon by the holder in due course be permitted to deny the validity of an instrument as originally made or drawn. In short, holder in due course gets good title to the bill करके। मतलब देखो, समझिए बात को। अगर मैं कहूँ आप लोगों के साथ कौन सी चीज के रिगार्डिंग चर्चा कर रहे हैं लोग, देखिए मैं आपके एक एग्जांपल लूंगा, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल लूंगा और उसकी मदद से यहाँ पे आपको चीजों को समझा दूंगा। ठीक है, देखो मैं अगर कहूँ यहाँ पे आपके साथ, तो आईजी सर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? चेक देता हूँ बेटा। किसे? मैं यहाँ पे चेक देता हूँ, यहाँ पे सिद्धि को मैं चेक देता हूँ। ठीक है, मैं सिद्धि को यहाँ पे चेक दे देता हूँ। और मैं देखो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चेक किसको दिया? सिद्धि को चेक दिया। 10,000 रुपए का, मान लीजिए 10,000 अमाउंट का चेक था, मैंने वो सिद्धि को दे दिया करके। ठीक है, यस सर। अब सिद्धि इसे क्या करती है? सिद्धि इसे बेटा, समझिए बात को, दर्शिका को देती है।
है ना, सिद्धि इसे दर्शिका को देती है। अब दर्शिका जब मुझसे क्लेम करने आती है ना, मैं कहता हूं ये चेक के ऊपर मैं बोलता हूं कि अरे नहीं नहीं, ये चेक तो मैं पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैं केवल और केवल सिद्धि को पे करूंगा, और वो भी केवल और केवल 3 महीने के अंदर मैं इसे पे करना चाहता था। आप तो 3.5 मंथ्स के अंदर आए, आप 4 महीने में आए हो, मैं इसे पे नहीं करूंगा करके। क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं क्या ऐसा? मैं यहां पे अवॉइड नहीं कर सकता सामने वाले पार्टी को, मतलब जो मेकर ऑफ बिल होने वाला है प्रोमिसरी नोट के केस में, जो ड्रॉई होने वाला है, तो ऐसे केस के अंदर, या ड्रॉवर होने वाला है चेक के केस में, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे वो अवॉइड नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि उसने किसी एक पार्टी को दिया था और वो पार्टी ने दूसरे पार्टी को गुड फेथ के अंदर जब वो बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट या जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफर किया, तो ऐसे केस के अंदर आईजी सर की ऑटोमेटिक लाइबिलिटी आ जाती है। क्या आप ये बात को समझ गए? यस सर। आइए चलो देखो, मैं अगर बात करूं, नो मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट और नो ड्रॉवर और बिल और एक्सचेंज और नो एक्सेप्टर ऑफ बिल फॉर द ऑनर शाल इन द सूट देयर ऑन बाय द होल्डर इन ड्यू कोर्स बी परमिटेड टू डिनाई। वो डिनाई कर सकते हैं क्या? नहीं, देखो यहाँ पे शाल नॉट परमिटेड टू डिनाई द ओरिजिनलिटी, है ना, यहाँ पे ओरिजिनलिटी मेड और ड्रॉन। इन शॉर्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ गुड टाइटल टू द बिल करके। सिंपल सी बात है, उसके पास गुड टाइटल है। अब आपने वो कैसे भी अमाउंट पे बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास गुड टाइटल है, मतलब है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। क्या आप बात को समझ गए? सभी लोग बोलिए मुझे, क्या आप ये बात को समझ गए क्या? यस सर। आइए अब मैं आपके साथ 6 वाला पॉइंट पढ़ता हूं। इन केस ऑफ द पेइज कैपेसिटी टू इंडोर्स इज डिनाइड। क्या बोला यहाँ पे? इन केस ऑफ पेइज कैपेसिटी, इन केस ऑफ पेइज कैपेसिटी टू द इंडोर्स इज डिनाइड करके। मतलब यहां पे क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट है ना बेटा, वो क्या करता है यहाँ पे, मतलब वो यहाँ पे डिनाई करता है पेई कैपेसिटी अपने इसको। पेई कहता है कि देखो, मतलब मैं लायबल था केवल और केवल वही व्यक्ति के लिए जो एंडोर्स किया है ना, उसके लिए मैं लायबल नहीं था करके। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर चेक दिया हुआ यहाँ पे किसको, फॉर सिद्धि को दिया था, तो ऐसे केस के अंदर मैं कह रहा हूं कि मैं केवल और केवल सिद्धि के टुवर्ड्स लायबल हूं करके। बाकी वो किसी को भी चेक दे दे एंडोर्सी वगैरह को, तो मैं उसे मना कर रहा हूं, मैं उसे डिनाई कर रहा हूं। समझ रहे बात को? पेई बोल रहा है कि मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है केवल और केवल सिद्धि के टुवर्ड्स, वहां पे मैं दूसरे जितने भी लाइबल्स होंगे ना, मतलब दूसरे जिनको भी ट्रांसफर किया जाएगा, दूसरे जिनको भी एंडोर्स किया जाएंगे, उनके टुवर्ड्स में डिनाई कर रहा हूं, उनके टुवर्ड्स में नहीं मान रहा हूं लाइबिलिटी को, उस चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर बोला गया है कि नहीं, एक व्यक्ति जो होता है उसकी लाइबिलिटी क्या आने वाली है, क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स के टुवर्ड्स, यस, उसकी लाइबिलिटी होल्डर इन ड्यू कोर्स के टुवर्ड्स आने वाली है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मतलब क्या, मैं अपने कैपेसिटी, मतलब अगर सीधी सी बात है, पेई अपने कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। फिर से, पेई अपने कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। मैं कल चल के डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को कि मुझे उसे पैसा देना है, आप मना कर रहे हो पैसा देने के लिए, ऐसा मैं नहीं कर सकता। इस चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है। देखो, no maker of promissory note or no acceptor of bill payable to order shall suit thereon, then the holder in due course be permitted to deny the pay's capacity at the date of the bill या to endorse the same. In short, holder in due course gets good title. मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो अपने लाइबिलिटी से रिवोक हो चुका था, या मैंने तो मना कर दिया था करके पैसे देने के लिए, तो ये वाली चीज के रिगार्डिंग मैं ऐसा नहीं कर सकता। समझना बात को, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास गुड टाइटल हमेशा आता है, उसके पास कभी बैड टाइटल नहीं आता, उसके पास प्रिविलेजेस होते हैं कि उसको हमेशा गुड टाइटल मिलेगा, जितने भी पास्ट डिफेक्ट्स हुए होंगे, अगर वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हमेशा गुड टाइटल उसके पास आएगा और वो रिकवर कर सकता है। समझ रहे बात को? और वो जरूर जरूर पैसे को रिकवर कर सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्या आप बात को समझ गए? बोलो, बताइए मुझे। सेम ऊपर है, यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे ओरिजिनलिटी के ऊपर शक किया जा रहा था कि फेक इंस्ट्रूमेंट वाला, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, पेई बोल रहा है कि मैं तो लायबल नहीं हूं करके। पेई की कैपेसिटी के ऊपर यहां पे शक हो रहा है ना। तो ये दोनों वाली चीज हल्का सा डिफरेंस, एकदम स्लाइट सा डिफरेंस दोनों में, बस यही बात है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स को वैलिड टाइटल मिलता है करके। बात इतनी सिंपल है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट, ये 4 पॉइंट पढ़ लीजिए। हम्म
देखो, परमिटेड टू डिनाई का मतलब होता है कि मैं मना नहीं कर सकता, ऐसा उसका मतलब। परमिटेड से आप ये मत समझ लेना कि वो मतलब उसको परमिशन दी गई है डिनाई करेंगे। परमिटेड टू डिनाई, डिनाई भी तो है ना, समझ रहे बात को। पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ चलो चलो, क्या मैं आगे बढ़ूं, बोलो मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? आइए आइए देखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट डू मीन बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, क्या होता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब? आइए समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को एकदम जबरदस्त तरीके से। देखिए, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी होल्डर है ना इंस्ट्रूमेंट का, जो भी होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है बेटा, उसे ये जो पेई है ना, मतलब अगर मैं बात करूं आपके साथ, जिस व्यक्ति को पेमेंट करना है, सुनिए बात को ध्यान दीजिए, जो एक्सेप्ट, या मैं अगर कहूं यहां पे एक्सेप्टर ऑफ द बिल है, तो वो एक्सेप्टर ऑफ बिल क्या करता है, उसे बेटा पेमेंट कर देता है। जो यूजुअल टेनर है, मतलब टेनर की अगर मैं बात करूं आपके साथ कि जितना भी ड्यूरेशन ऑफ द बिल है ना, वो ड्यूरेशन के अंदर जब मैं पेमेंट कर देता हूं और सामने वाले होल्डर को कर देता हूं, और मुझे कोई शक नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि यार यही व्यक्ति होल्डर है, इसके पास इंस्ट्रूमेंट है, इसने मुझे इंस्ट्रूमेंट ला के दिखाया, ड्यू डेट के ऊपर आया, मैंने इसे पैसे दे देना है करके, तो ऐसे चीज के अंदर इसको क्या बोला जाता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है कि नॉर्मली यार, यूजुअली आपने सही समय के अंतर्गत रहते हुए आपने सामने वाले व्यक्ति को, जो इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है, आपने उसको पैसे दे दिया, और आपने जब पैसे दिया तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा था कि ये सामने वाला व्यक्ति होल्डर नहीं है करके, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको पेमेंट कर दिया। इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जिस व्यक्ति को आप पेमेंट कर देते हो, होल्डर को, उसे बोला जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स करके। सिंपल सा इतना सा मतलब है इसका, ठीक है। देखो, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एपरेंट टेनर। एपरेंट टेनर का मतलब होता है जो ड्यूरेशन है, जो आप इंस्ट्रूमेंट को देख के जो ड्यूरेशन आता है, वो है ना, ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन अ गुड फेथ एंड विदाउट द नेग्लिजेंस ऑफ एनी पर्सन इन द पोजेशन देयर ऑफ करके, और कोई भी नेग्लिजेंटली एक्ट नहीं कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति ने गुड फेथ में पेमेंट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, विच डू नॉट अफोर्ड रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बिलीविंग दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ऑफ द अमाउंट हियर मेंशन्ड देयरिन। मतलब अपने को एक हल्का सा भी डाउट नहीं हो रहा है, या एक रीजनेबल डाउट भी नहीं हो रहा है कि सामने वाला व्यक्ति पेमेंट नहीं ले सकता है करके। तो गुड फेथ के अंदर अपन लोगों ने क्या कर दिया है, सामने वाले को पेमेंट कर दिया है, उसे बोला जाता है पेमेंट इन, बोलिए जल्दी से, पेमेंट इन ड्यू कोर्स करके उस चीज को बोला जाता है। क्या आप ये बात को समझ गए? सभी लोग बोलेंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझ गए, है ना। आइए अब नेक्स्ट पेज के ऊपर चलेंगे। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की ये लोग बात कर रहे हैं। इन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रखा है बेटा, इन्होंने क्लासिफाई करके रखा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, कि यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं, अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो होल्डर के बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, बेयरर और ऑर्डरर। समझना बात को, बेयरर या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के नाम से। अब ये बेयरर का मतलब क्या होता है, बेयरर का मतलब होता है जो जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसका ओनर माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बेयरर इंस्ट्रूमेंट मेरे पास है, आईजी सर के पास कोई बेयरर इंस्ट्रूमेंट है बेटा, तो ऐसे केस के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट खो के कहीं किसको मिल जाता है, खो के ये बेटा खुशी को मिल जाता है। तो ऐसी चीज के अंदर क्या खुशी ओनर मान ली जाएंगी? हाँ, मान लीजिए वो खुशी से चुरा लेता है, कौन, अपना जितेंद्र चुरा लेता है, तो ऐसी चीज के अंदर जितेंद्र क्या ओनर माना जाएगा? हाँ। अब चोरी से भी चोर करता है कौन? वरुण। समझिए, वरुण बेटा यहाँ पे जीतू से भी चुरा लेता है, तो क्या वरुण ओनर? हाँ। और वरुण इसे गुड फेथ में नंदनी को दे देता है, तो क्या नंदनी ओनर? हाँ, नंदनी ओनर। मतलब अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो बेयरर का मतलब होता है जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, समझना बात को, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है वो इसका ओनर माना जाएगा। बेयरर चेक, जैसे बेयरर चेक अगर आपके पास हो, मान लीजिए आपको कहीं गिरा पड़ा मिले, आपको बैंक में जाके क्या वो बेयरर चेक से कैश निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल परमिसिबल है। दूसरी वाली बात, जैसे अपने जो करेंसी नोट्स होते हैं बेटा, है ना, जैसे करेंसी नोट्स है, ये बेयरर है, मतलब अगर ये गिर जाए और मान लीजिए ये वेदांती को मिल जाते हैं, तो वेदांती क्या इसकी ओनर बन जाएंगी? यस, वेदांती ओनर बन जाएंगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, समझ रहे बात को। तो इसे बेयरर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस चीज को? बेयरर इंस्ट्रूमेंट, इस चीज को हम लोग कहते हैं। क्या आप ये बात को समझ रहे हैं? आ जाइए मैं आपको पढ़वाता हूं। देखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट
वेयर द नेम ऑफ द पे, नेम ऑफ द पे मतलब जो व्यक्ति को पैसे लेना है इज अ ब्लैंक, और वेयर द नेम ऑफ पे इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बेयरर करके, मतलब क्या वहां पे आपने वर्ड्स डाल के, जैसे इंद्रेश और बेयरर आपने ऐसा लिखा है, पे इंद्रेश और बेयरर, मतलब जो एक तो इंद्रेश नहीं तो कोई भी बेयरर होगा इंस्ट्रूमेंट को, तो उसको आप पैसे दे देना है करके, है ना। वेयर एट द लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मेयर डिलीवरी, आप केवल और केवल इस इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी करो, तो मतलब नेगोशिएशन जो होते हैं ना, जैसे कि आप मुझे गुड्स दीजिए, मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देता हूं, मुझे कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट को केवल और केवल सामने वाले व्यक्ति को सौंप देना होता है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को दे देना होता है, तो वो व्यक्ति क्या उसके मजे ले सकता है, वो व्यक्ति जरूर जरूर उसके मजे ले सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेयरर के इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपन ने क्या देखा, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने देखे, क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने क्या देखे, होल्डर वाइज देख रहे हैं अपन, है ना। होल्डर, होल्डर में अपन ने एक देखा बेयरर और एक देखा ऑर्डर। अब बेयरर के अंदर क्या होता है, एनी पर्सन एनी पर्सन हैविंग पोजेशन, एनी पर्सन हैविंग पोजेशन, है ना, या उसके ऊपर और बेयरर, नेम के साथ साथ और बेयरर नाम भी लिखा जा सकता है, जहां पे हम लोग कहेंगे ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। लेकिन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बेटा, ऑर्डर, सुनिए बात को, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर है ना, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर यहां पे आपको क्या पता चलता है, सुनिए बात को ध्यान दीजिए, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एनी पर्सन हैविंग पोजेशन आता है, और बेयरर मतलब नेम, यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, नेम यहां पे क्या होता है, ब्लैंक होता है। हाँ, ऑर्डर के अंदर क्या होता है, आप लोग यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर देते हो, जैसे पे इंद्रेश, ये हुआ नेम स्पेसिफाई, पे यहाँ पे जितेंद्र, ये हुआ नेम स्पेसिफाई, पे वरुण, पे वेदांती, ऐसा आप यहाँ पे नेम स्पेसिफाई कर देते हो, मतलब इसकी नेगोशिएबिलिटी को आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट करवा देते हो, थोड़ा सा नहीं पूरा ही अफेक्ट करवा देते हो। जब आपने नाम लिख दिया उसके ऊपर तो किस्सा खत्म बेटा, हम लोग स्पेसिफिक पर्सन को ही ये इंस्ट्रूमेंट देते हैं। जैसे देखो, वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू द पर्सन और हिज ऑर्डर और पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, यहां पे ऐसा लिख सकते हो, पे इंद्रेश और टू हिज ऑर्डर, मतलब क्या कि जहां पे इंद्रेश ऑर्डर करे उसे, समझ रहे, वो भी स्पेसिफिक हुआ, क्योंकि इंद्रेश ने ही ऑर्डर करना चाहिए, कोई और व्यक्ति ऑर्डर कर सकता है क्या, नहीं, केवल और केवल आईजी सर ही ऑर्डर करेंगे, उसके अलावा कोई और व्यक्ति ऑर्डर नहीं कर सकता, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करके, मतलब यहां पे एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी के कारण ही नेगोशिएट हो सकता है, जैसे ऊपर वाला केवल और केवल डिलीवरी से होता था, यहां पे डिलीवर तो करना ही करना है, उसके अलावा आईजी सर यहां पे एंडोर्स करेंगे, जैसे देखो बिल ऑफ एक्सचेंज मेरे नाम से है, मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि ठीक है एक काम करो पे वत्सल ना हो, तो ऐसी चीज के अंदर वो एंडोर्स हो गया, तो एंडोर्समेंट से मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। बेयरर जैसा नहीं है किसी को भी मिल गया कोई भी पैसा ले रहा है करके, ऐसा नहीं, यहां पे बेटा मैंने स्पेसिफाई करना चाहिए एंडोर्समेंट वाले का नाम, मतलब जिसे मैं एंडोर्स कर रहा हूं, तब जाके पेबल होने वाला है, समझ रहे बात को, तब जाके पेबल होगा, अदरवाइज ये पेबल होने वाला है क्या, फिर पेबल नहीं हो रहा मुन्ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, फिर पेबल नहीं हो रहा। क्या आप ये बात को समझ गए, क्या आप ये बात को समझे, क्या बोलो ना मुझे, क्या आप ये बात को समझे क्या, हाँ सर, आइए देखिए, नेम स्पेसिफाई, पेबल टू पर्सन और हिज ऑर्डर, यहां पे इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी जरूरी है, यहां पे केवल और केवल डिलीवरी जरूरी है। बोलो मुझे, क्या आपकी ये चीज हो गई, सभी लोग बोलो मुझे, क्या आपकी ये चीज हो गई, देख लो, देख लो, है ना। हम्म, चलिए, क्या मैं आगे बढ़ूं, सभी लोग बोलो ना मुझे, क्या मैं आगे बढ़ूं,
ये होल्डर हुआ। और दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, दूसरा भी हम लोग देखेंगे, और वो कौन सा होने वाला है, मतलब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट अपना घरेलू इंस्ट्रूमेंट इसे बोला जाता है, और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट मतलब बाहर वाला, समझिए सीधी सी बात है, ये होता है एक घर वाला इंस्ट्रूमेंट और ये होता है बाहर वाला इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या होता है घर वाला का मतलब और क्या होता है ये बाहर वाला इंस्ट्रूमेंट का मतलब, आइए इस चीज को समझते हैं। सीधी सी बात देखिए, जब आपका प्रोमिसरी नोट, जब आपका कोई भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो क्या हो बेटा, मेड इन इंडिया हो, समझिए बात को, मेड इन इंडिया हो, और उसका जो पेमेंट है, और उसका जो पेमेंट है ना, वो भी इन इंडिया होने वाला हो, वो भी एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। समझिए बात को, सुनो, मतलब देखो, एक तो पहली बात, वो प्रोमिसरी नोट आपने बनाया कहा भारत में, किसने बनाया फर्क पड़ रहा है उससे, नहीं फर्क पड़ रहा है, बना कहा इंडिया के अंदर बना, और उसका जो पेमेंट है वो किसे होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया को होना चाहिए, रेसिडेंट होना जरूरी है, तब जाके हम लोग उसे क्या बोलेंगे, तब जाके हम लोग उसे कहेंगे, सभी लोग बोलेंगे क्या, बोलो ना, उसे बोला जाता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट करके। मतलब सर मुझे आप एक बात बताइए, इसके अलावा बाकी सारे क्या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होंगे? हाँ, इसके अलावा सारी चीजें फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाएंगी। फिर से कहूंगा मैं आपके साथ, दो चीजें, सबसे पहले ये देखो, इंस्ट्रूमेंट बनाया कहा जा रहा है, अगर भारत में इंस्ट्रूमेंट को बनाया जा रहा है, बहुत चुप की बात है बेटा। उसके अलावा उसका पेमेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, लेकिन इंडिया में हो रहा है तो किससे हो रहा है, क्या वो रेसिडेंट इन इंडिया है? बहुत अच्छी बात है सर, वो नॉन रेसिडेंट है लेकिन इंडिया में पेमेंट बाहर, फॉरेन फेंको उसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूं फॉरेन इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा गया, एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन और मेड पेबल एज ऑफ इनलैंड शैल बी डीम्ड टू बी द फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अदर वर्ड्स में देखो, प्लेस वेयर बिल इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया होता है, क्योंकि इनसाइड इंडिया तो आप जानते हो इधर आ रहा है, लेकिन रेसिडेंस ऑफ अ पर्सन ऑन हुम इट इज ड्रॉन एंड प्लेस वेयर मेड पेबल, ऑन रेसिडेंट इन इंडिया है और आउटसाइड इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, और पेबल इन इंडिया। समझिए बात को, ऑन रेसिडेंट क्या बोला यहाँ पे, ऑन पर्सन रेसिडेंट इन और आउटसाइड इंडिया प्लस मेड पेबल इन इंडिया, तो समझ लेना उसको क्या है करके। उसके बाद ऑन द पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया है, यहाँ पे क्या है, ऑन द पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, फिर पेबल इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटसाइड इंडिया वाला पर्सन है, फॉरेन को ले लो। जहां पे एक भी व्यक्ति फॉरेन का आ गया, एक भी एलिमेंट हल्का सा, सुनिए बात को, हल्का सा फॉरेन का आ गया तो समझ जाना ये फॉरेन वाला है। ऑन अ पर्सन रिसाइडिंग इन और आउटसाइड इंडिया एंड पेबल आउटसाइड इंडिया है, तो ऐसी चीज के अंदर वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के अंदर आ जाता है। क्या आप ये बात को समझ गए? सभी लोग बोलेंगे मुझे क्या आप इस बात को समझ गए? तो सिंपल सी बात ये है बेटा, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि रेसिडेंट जो है ना, भले वो रेसिडेंट इंडिया का हो लेकिन वो रहता बाहर हो। समझिए बात को, मतलब रेसिडेंट इन इंडिया इन द सेंस का मतलब होता है वो इंडिया में रहना, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि वो पेबल बन रहा है करके, अदरवाइज हम लोग नहीं बोलेंगे कि वो इंडिया का आता है, मतलब तब तक हम लोग नहीं बोलते वो इनलैंड है करके। एक ही केस है केवल और केवल जब वो ड्रॉ हुआ हो, कहां पे, जब वो ड्रॉ हुआ हो इंडिया के अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ, दूसरा क्या बोला जा रहा है, जब वो ड्रॉ हुआ हो इंडिया के अंदर। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो जो पेबल है ना इन इंडिया, और वो भी किसको, रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, तब जाके हम लोग कहते हैं कि इसे बोला जाता है कि इट इज इनलैंड, इट इज इनलैंड। बाकी सब चीज के अंदर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट आने वाला है, बाकी सब चीज के अंदर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए देखो, आओ डिटेल में पढ़ूंगा, थोड़ा सा आराम से हर एक चीज को पढ़ते हुए। अ प्रोमिसरी नोट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक, चुपचाप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख देते, किस्सा खत्म हो जाता, लेकिन नहीं, है ना। और मेड इन इंडिया एंड मेड पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी द इनलैंड इंस्ट्रूमेंट करके। दोनों चीजें, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेबल इन इंडिया होना, मेड इन इंडिया, पेबल इन इंडिया, तब जाके हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये क्या बन रहा है, बोलो सभी लोग, यहाँ पे ये बन जाता है, बोलो ना जल्दी से, क्या बन जाता है। हाँ चलिए, अब नेक्स्ट वाली चीज देखेंगे। एग्जाम्पल 14, अ प्रोमिसरी नोट मेड इन कैलकाटा एंड पेबल इन मुंबई, तो ऐसी चीज के अंदर वो भी क्या माना जाता है, ये है इनलैंड। दूसरा,
A bill drawn in Varanasi on a person resident in Jodhpur, although it is stated to be payable in Singapore करके। तो ऐसी चीज के अंदर भी हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी आ जाता है कौन सा, यहाँ पे भी आ जाता है ये वाली चीज। आइए अब देखो, रेसिडेंट इन इंडिया वाली चीज हो गई, खत्म हो गई बात। यहाँ पे पर्सन, मतलब जो पर्सन जो पेबल है ना वो रेसिडेंट इन इंडिया, किस्सा खत्म। अब देखिए फॉरेन वाला कौन सा, एनी पर्सन नॉट सो ड्रॉन मेड या पेबल करके एज दैट ऑफ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट शाल बी डीम टू बी फॉरेन करके, मतलब जो इंडिया का नहीं है वो फॉरेन वाली चीज है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखिए यहाँ पे इन अदर वर्ड्स यहाँ पे क्या बोला गया, प्लेस जहां पे बिल ड्रॉ हुआ है वो आउटसाइड इंडिया है। जहां पे प्लेस एक बार आउटसाइड हो गई तो बाकी कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो वो तो आने वाला है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ही करके, इतना तो आपको पता है। प्लेस एक बार आउटसाइड इंडिया, जहां पे आपको प्लेस आउटसाइड इंडिया नजर आ गई तो समझ जाना बात को, इट्स टाइम फॉर आउटसाइड, इट्स टाइम फॉर फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक छोटी सी कंडीशन, एक छोटी सी मात्र कंडीशन है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दो। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जहां पे कोई भी चीज हो ड्रॉन या मेड इन इंडिया, पेबल इन या ड्रॉन अपॉन द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया करके, ठीक है। देखो एक तो पेबल इन इंडिया हो गया तो भी हम लोग बोलेंगे इनलैंड है, या अपॉन रेसिडेंट इन इंडिया के ऊपर भी ड्रॉ किया, भले पेबल फिर कभी कभार बाहर भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दो पार्टीज आ गई है इंडिया की, बस उसे हम लोग इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनवा लेंगे। फॉरेन के अंदर हमने क्या कर रहे हैं, ड्रॉन इन इंडिया हुआ हो या मेड इन इंडिया हो या मेड पेबल इन इंडिया हो, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जहां पे क्या चेक इज नॉट, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक चीज बाहर की होगी ना बेटा, चाहे फिर वो ड्रॉ बाहर किया हो, बनाया बाहर गया हो या पेबल बाहर हो, तो समझ जाना बात को, गए काम से करके, गए काम से, ठीक है। आ जाइए अब देखिए, अब हम लोग आएंगे कौन सी चीज के ऊपर, लाइबिलिटी ऑफ द मेकर या ड्रॉवर ऑफ फॉरेन बिल से रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट in the country to the in the absence of the contract to the country, the liability of the maker or drawer of the foreign promissory note या bill of exchange or check is regulated in all essential matters by the law of the place where he is made the instrument, and respective liabilities of the acceptor and endorser by the law of the place where the instrument is made payable करके। मतलब देखिए सुनिए बात को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इनका कहना है कि जो मेकर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है ना उसकी लाइबिलिटी कहां पे आएंगी, जहां पे भी वो इस नोट को बना रहा है बेटा, समझ रहे बात को, जो भी प्लेस जहां पे वो इस इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है वहां के हिसाब से लाइबिलिटी आएंगी। और जो लाइबिलिटी होती है बेटा किसकी, एक्सेप्टर की हो गई या एंडोर्सर की हो गई, तो वो प्लेस जहां पे वो एंडोर्स कर रहा है, वो प्लेस जहां पे वो एक्सेप्ट कर रहा है, उस हिसाब से वहां के लॉ के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी आने वाली है। मतलब सर अगर ये आउटसाइड इंडिया के ऊपर बनाया जा रहा है, मान लो बेटा फॉर एग्जांपल किसकी बात करें, चुंगली की बात करेंगे जो चाइना में बना रहा है बेटा, तो ऐसे चीज के अंदर चाइना के हिसाब से उसके ऊपर मेकर की लाइबिलिटी अलग आएंगी। उसको एक्सेप्ट करने वाला कोई, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सिंगापुर में हो, मिस्टर ए, तो मिस्टर ए की लाइबिलिटी सिंगापुर के हिसाब से, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। हमको उससे कोई लेना देना है क्या, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, इस चीज का ध्यान रखिए। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट the liability of the maker या drawer of foreign promissory note or check is regulated in all essential matters by the law in place where the instrument is made। मतलब चाइना का है तो चाइना के हिसाब से, ठीक है, यस सर। and the respective liabilities of the acceptor and the endorser by the law of the place where the instrument made is payable करके। और सीधी सी बात है, जो सामने वाले व्यक्ति ने जिनको एक्सेप्ट किया है बेटा, तो उस हिसाब से इनकी लाइबिलिटी यहाँ पे आने वाली है। क्या बात को समझ गए। एग्जांपल नंबर 15 को देख लीजिए यहाँ पे, द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय ए इन बर्कले वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% है, एक्सेप्टेड बाय बी पेबल इन कौन सा, वॉशिंगटन, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। द बिल इज एंडोर्स्ड इन इंडिया एंड इज डिसऑनर्ड एंड an action on the bill is brought against B in India. He is liable to pay interest at the rate 6% only. But if A is charged as drawer, he is liable to pay interest as a कौन सा 15%। मतलब सिंपल सी बात है यार, डिपेंड करता है कि मतलब आप चार्ज किसके अगेंस्ट ला रहे हो करके। अगर आप चार्ज बी के अगेंस्ट ला रहे हो तो वहां के लॉ के हिसाब से, क्योंकि वहां के लॉ के हिसाब से ही आपको जो भी करना है ना, वहां के लॉ के हिसाब से ही झगड़े करना है आपको, है ना। अगर आपने ए के हिसाब से चार्ज लाया तो 15% मिलेगा, बी के ऊपर लाया तो मतलब उनके रिस्पेक्टिव कंट्री के क्या क्या ये है, बस उस चीज को समझ लेना, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं। समझ गए बात को, यस सर। चलिए क्या हम लोग आगे बढ़े,
बोलो मुझे जल्दी से, क्या हम लोग आगे बढ़े? यस सर, आइएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर और नेक्स्ट वाले पार्ट को समझते हैं, दैट इज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट करके। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो यार, कल वैसे अपन लोगों ने देखा था कि इनकोएट इंस्ट्रूमेंट अगर कोई होता है ना, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को उसके अंदर भी बेटा क्या मिल जाता है, उसके अंदर भी होल्डर इन ड्यू कोर्स को फायदा मिल जाता है। मतलब वो ऐसा माना जाता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स ने उसको क्या कर दिया है, फुलफिल कर दिया है करके, ऐसा उसे हम लोग ट्रीट करते हैं, ऐसा उसे हम लोग मान लेते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं अगर बात करूं आपके साथ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो ये बतलाता हूं, ध्यान दीजिए, सुनिए। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे आपने क्या किया, ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैंप लगाया है। और ये स्टैंप कौन से इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी कीमत 10,000 रुपए तक होती है ना, उसके ऊपर आपने ये स्टैंप लगा दिया है। मतलब सही मायने में आपने ये इंस्ट्रूमेंट की जो कीमत है ना, वो 10,000 रुपए तक की कर दी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप क्या करते हो, अमाउंट नहीं डालते हो, आप कोई अमाउंट स्पेसिफाई नहीं करते इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और आप सामने वाले व्यक्ति को दे देते हो। और सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने केवल और केवल 2,000 रुपए या 5,000 रुपए देना था, वो यहां पे 10,000 रुपए तक कोई भी अमाउंट डाले, क्या ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो जाएगा? हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, कोई ना कोई सेंस के अंदर ये इनकम्प्लीट है, आपने उसको कंप्लीट नहीं दिया है और आपने सामने वाले व्यक्ति को ये इंस्ट्रूमेंट दे दिया, वो इसके साथ लिटरली विद इन दैट परमिसिबल लिमिट वो कुछ भी कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो उसे बोला जाता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है, सभी लोग बोलेंगे, उस चीज को बोला जाता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट करके। मैं आपको पढ़वाऊंगा कुछ चीज, उसके बाद फिर से समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे, इट मींस द इंस्ट्रूमेंट दैट इज इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स। कुछ मैटर्स के अंदर ये इनकम्प्लीट है। द ड्रॉवर, मेकर, एक्सेप्टर, एंडोर्सर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में साइन एंड डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन इन हिज कैपेसिटी, लीविंग, देखो क्या बोला यहाँ पे, लीविंग द इंस्ट्रूमेंट आइदर होली ब्लैंक और हैविंग रिटर्न इट द वर्ड इनकम्प्लीट करके। मतलब आपने कुछ ना कुछ आधा अधूरा गचकू दिया है, जिसके कारण वो इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, जिसके कारण वो इनकम्प्लीट ट्रीट हो रहा है। ठीक है, यस सर। उसके बाद देखिए, सच एन इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट, एंड दिस गिव्स द पावर टू इट्स होल्डर टू मेक इट कंप्लीट बाय राइटिंग एनी अमाउंट विद इन द लिमिट्स परमिसिबल। मतलब 10,000 तक की लिमिट है बेटा, आपको 2,000 रुपए लेना था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति 7,000 रुपए लिख दे तो भी वैलिड हो जाता है। 12,000 लिखे तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन 7,000 तक लिख दे तो बिल्कुल बिल्कुल वो वैलिड हो जाता है। मतलब इन सम रिस्पेक्ट ये इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, हाँ। Specified within the limits, stamp fixed on it. The principle of this rule is that incoherent instrument is based on the principle of estoppel करके। मतलब सिंपल सी एक ही प्रिंसिपल है बेटा, कि अगर समझे बात को, आपने यहाँ पे तो ऐसा ही हो गया ना, आपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पावर दे दिया। अब सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखा रहा है बेटा, बस वैसी वाली बात है, वैसा तो फिर उतना लाइबिलिटी आपको देने पड़ने वाला है। 10,000 आपने ही भरोसा ज्यादा करके उसको 10,000 का इंस्ट्रूमेंट दे दिया ना, अब ऐसी चीज के अंदर बुक तो आप, ऐसी वाली चीज यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, द पर्सन signing and delivering the incoherent instrument is liable both to the holder and मतलब holder in due course। उसके बाद however there is a difference in respective rights। अब देखो कौन सा डिफरेंस, the holder of instrument cannot recover the amount in excess of the amount intended to be paid by the signer करके। लेकिन अगर holder in due course होता है बेटा, तो ऐसे चीज के अंदर वो रिकवर कर सकता है अमाउंट प्रोवाइडेड कवर्ड बाय द स्टैम्प फिक्स्ड ऑन द अमाउंट। मतलब देखिए 2,000 रुपए लेना था, तो अगर कोई होल्डर होगा ना, तो वो केवल और केवल 2,000 रुपए ही ले सकता है। वो यहाँ पे 10,000 रुपए होल्डर क्लेम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स रहा, तो क्या वो 10,000 रुपए क्लेम कर सकता है? यस, वो 10,000 रुपए क्लेम कर सकता है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स पूरे पाप कर देता है, पूरे पापों को खत्म कर देता है। इस चीज का ध्यान रखिए, है ना। तो वो बिल्कुल होल अमाउंट को क्लेम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होल अमाउंट को क्लेम किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए
अब मैं अगर बात करूं आपके साथ सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट रीड्स वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर, कौन सी चीज के रिगार्डिंग, वेयर साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर द पेपर स्टैम्प इन अकॉर्डेंस विद द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल व्हेन फोर्स इन इंडिया आइदर होली ब्लैंक या हैविंग रिटर्न द इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ही देयरबाय गिव्स द प्राइमा फेसी अथॉरिटी टू द होल्डर देयरऑफ टू मेक इट कंप्लीट इन द सेंस बी अपॉन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड बट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। तो विद इन स्टैम्प अगर लिमिट होती है तो हमने उसको पावर दे के रखा है। अब अगर पावर का मिसयूज करूं तो क्या गलत है, आपने ही पावर दिया ना सामने से, आपने सामने से पावर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अब बुक तो आप ही, ठीक है। द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लायबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट इन कैपेसिटी इन विच ही हैज साइंड द सेम टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट प्रोवाइडेड नो पर्सन अदर देन एचडीआईसी कैन रिकवर द पर्सन डिलीवरिंग एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट गारंटीड। मतलब होल्डर ही केवल और केवल 2000 रुपए कर सकता है, 10,000 रुपए होल्डर इन ड्यू कोर्स क्लेम कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्सेस कैपेसिटी है तो एचडीसी ही कर सकता है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, ऐसा यहां पे बोला जा रहा है। क्या आप बात को समझ गए? ये जो पैराग्राफ था ना, ये जितने भी इससे पहले अपन ने पैराग्राफ करे, पूरे पैराग्राफ को खत्म करते हुए ये पैराग्राफ बोलता है मैं एंट्री मारूंगा करके बीच में, ऐसी वाली चीज है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल को पढ़िए, एग्जाम्पल को फटाफट पढ़िए एक बार। ये भी सही है, कंडीशनल एनवायरनमेंट वाला। चलो मैं पढ़ लूं, आप तो पढ़ोगे नहीं, आप मजे लोगे नहीं, अब बात करोगे। देखो, अ पर्सन साइंड अ ब्लैंक, a person signed the blank acceptance on the bill of exchange and kept in his drawer. The bill was stolen by X and he filled up to 20,000 and negotiated it to an innocent person for the value. It was held that the signer to the blank was not liable to the holder in due course because he never delivered the instrument intending it to be used as a negotiable instrument करके, ठीक है। Further, as the condition of liability, signer has to, क्योंकि देखो यहाँ पे डिलीवर करना जरूरी है ना, अरे इनको इनके इसमें डिलीवर करना जरूरी है, यहाँ पे डिलीवर वाला फीचर नहीं आ रहा है ना। अगर देखो चोरी किया रे तो ऐसी चीज के अंदर लायबल नहीं, लेकिन चोरी नहीं किया, मैंने होल्डर को दिया और होल्डर से किसी ने चोरी किया तो बात अलग है, तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे वैसी वाली चीज नहीं है, ठीक है। देखो, फर्दर एज अ कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी, साइनर और अ मेकर ड्रॉअर एंडोर्सर मस्ट डिलीवर द इंस्ट्रूमेंट टू अनदर। देखो डिलीवर करना जरूरी है, गुड्स मतलब ये इंस्ट्रूमेंट को रॉन्गली डिलीवर करना, रॉन्गली इन द सेंस कि आधा अधूरा डिलीवर करना जरूरी है, ठीक है। In the absence of delivery, signer is not liable. Furthermore, paper so signed or delivered must be stamped in accordance with the law जो भी prevail कर रहा है, otherwise signer cannot be stopped from showing the instrument without the authority करके। तो सिंपल सी बात ये है बेटा कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ही डिलीवर नहीं किया है, तो ऐसी चीज के अंदर हम लोग क्या सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या हम सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। अभी सो आपको ये वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया हो, बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें समझ गई हो। जाने से पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ये जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, इसके लिए आपको unacademy.com के ऊपर जाना है, उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है CA इंटरमीडिएट को गोल्स में। देन आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे नजर आता है क्या चीज़ सर, सब्सक्रिप्शन प्लान में दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन आपको नजर आते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है आइकॉनिक। प्लस की अगर मैं बात करूं तो आपको एक्सेस मिल जाता है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाते हैं, इसके अलावा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ्स होता है। सेम चीज है आइकॉनिक में, इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल जैसी अमेजिंग चीजें और मिल जाती है। प्लस हो गया आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। अगर यहाँ पे कोई चीज पहले से प्री फिल्ड आती है जैसे लॉक अनलॉक या गोल वगैरह, तो उसको रिमूव कर दीजिएगा यहां से, और आप यहां पे IG सर इस कोड का डेफिनेटली प्रयोग कर सकते हैं, और जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होता है अनअकैडमी के ऊपर वो आपको मिल जाता है जब आप ये कोड का प्रयोग करते हैं। तो सेम गोज विद द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको इसी कोड का इस्तेमाल करने पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सेशन को देखने के लिए, मुलाकात होंगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय।